हेलो दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक ड्यूक की बेटी, हकलाने वाली मैक्सिमिलियन, ने अपने पिता के दबाव में एक निम्न स्तर के शूरवीर से विवाह कर लिया। पहली रात के बाद उसका पति बिना कुछ कहे अभियान पर निकल गया। वह 3 साल बाद वापस आता है, इस बार पूरे महाद्वीप में एक प्रसिद्ध शूरवीर के रूप में। मैक्सिमिलियन वापस आने पर उसका सामना कैसे करेगा? एपिसोड आइसोड 1 से 10 तक। अध्याय 1, उसकी वापसी। मैक्सिमिलियन कैलिप से घबराए हुए ड्राइंग रूम में इधर उधर घूम रहे थे। वह इतनी तनाव में थी कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वह अपने नाखून काट रही है, जब तक कि ड्यूक ऑफ क्रॉस अंदर नहीं आ गया। जब उसने उसकी बेंत को फर्श पर टकराते सुना, तो मैक्स ने जल्दी से अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिए। क्या मैंने तुम्हें उस गंदी आदत के बारे में 1000 बार चेतावनी नहीं दी थी? खेद खेद। मैक्स ने अपने पिता की ठंडी आवाज सुनकर अपना सिर झुका लिया। ड्यूक ने दृश्य को देखते हुए अपनी जीभ चटकाई। मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम्हें अपनी किस्मत से ज्यादा मिला है। अगर तुम अपने गंदे व्यवहार से हमारे परिवार को परेशान करोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उसकी पीठ के पीछे ठंडा पसीना टपक रहा था। वह डर के मारे अकड़ गई और बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोल पाई। मैं वह सब कुछ करूंगा जो आप कहेंगे पापा। वह जैसे ही आएगा। वह बिना ऊपर देखे ही बता सकती थी कि उसके पिता का चेहरा कैसा था। जब वह बोलती थी, तो उसके पिता हमेशा उसकी ओर घृणा भरी नजर से देखते थे। मैक्स ने यथासंभव शांति से अपनी बात कहने की कोशिश की। पिताजी, मैं कोशिश करूंगी। यह शादी, ये रुकना। ड्यूक ऑफ क्रॉस ने अपनी बेंत से फर्श पर जोरदार प्रहार किया। आज के लिए भी, लेकिन नहीं। क्या तुम कुछ घंटों के लिए शांत नहीं रह सकती? कौन तुम्हारी जैसी पत्नी चाहेगा जो घोड़े की तरह हकलाती हो? रिफ्टन कैलिप्स अब कोई कम रैंक वाला शूरवीर नहीं रह गया है। वह महाद्वीप पर तलवार चलाने वाले महारथियों में से एक बन गया है, और वह साहसी योद्धा जिसने रेड ड्रैगन को हराया है। अगर वह चाहे तो मंदिर तलाक की अनुमति देने के लिए सहमत हो जाएगा। इसकी कल्पना मात्र से ही भयानक लग रहा था, और वह जोर जोर से सांस लेने लगा, उसका माथा सिकुड़ गया। क्रॉस परिवार की भावना के लिए आपको स्वर्ग से आए शूरवीर द्वारा तलाक नहीं दिया जाना चाहिए। आप परिवार को उनकी बेवकूफ बेटी की वजह से हंसी का पात्र नहीं बनने दे सकते। उसने अपने होंठ काटे। यह आपत्ति कि यह उसकी गलती नहीं थी, उसके गले तक पहुंच गई। वह कभी भी रिफ्टन कैलिप्स से शादी नहीं करना चाहती थी, और वह जानती थी कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है। क्या ये ड्यूक ही नहीं था जिसने उस शादी को आगे बढ़ाया जिसके लिए किसी ने नहीं कहा था? चाहे उसने उसके विद्रोही विचारों को पढ़ा हो या नहीं, उसके पिता ठंडे ही रहे। अगर तुम रोसेटा जितनी खूबसूरत होती, नहीं, कम से कम सामान्य होती, मैं उसे खुश करने के लिए ये रास्ता नहीं अपनाती। जब उसे अपनी सौतेली बहन की याद आई, जिसकी खूबसूरती गुलाब के समान थी, तो उसके तर्क रेत की तरह फीके पड़ गए। उसके पीले, थके हुए चेहरे को देखते हुए, ड्यूक ऑफ क्रॉस ने बेरहमी से कहा। भले ही राजा रूबेन उसे अपने दामाद के रूप में स्वागत करना चाहते हों, लेकिन अगर दूसरा पक्ष मना भी कर दे तो भी उसे कोई परेशानी नहीं होगी। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम उसका दिल नहीं जीत सके। लेकिन, शादी के अगले दिन वह चला गया। वह ये तर्क देने वाली थी कि यह उसके दिल को जीतने के बारे में नहीं था, लेकिन उसे कभी भी उसके साथ उचित बातचीत करने का मौका नहीं मिला। इससे पहले कि ऐसे शब्द कहे जा सकें, मैक्स को बेंत से मारा गया, और वह एक सांस के साथ झुक गई। वह अत्यधिक दर्द से कराह उठी, चीख नहीं निकाल पाए। मुझसे बात करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारी इस भयानक आदत के बारे में सोचकर ही मेरा गुस्सा फूट पड़ता है। उसने जल्दी से सिर हिलाया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लकड़ी दूसरी बार न उड़ जाए। ड्यूक, जिसने अपने होंठ इस तरह दबाए हुए थे मानो और जहर उड़ेलना चाहता हो, दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर पीछे हट गया। नौकरानी की शांत आवाज सुनी जा सकती थी। प्रभु, रेमरेगन के शूरवीर आ गए हैं। उसे ड्राइंग रूम तक ले चलो। मैक्स ने डर कर अपने पिता की ओर देखा। उसने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से धमकी दी। कैलिप्स को साफ साफ बता दो कि तुम अपनी शादी रद्द नहीं कर सकती। अगर तुमने एक बार फिर परिवार का अपमान किया तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वह मैक्स को पीछे छोड़कर ड्राइंग रूम से बाहर चला गया। वह मुश्किल से खड़ी हुई और खिड़की के सहारे पीठ टिकाकर दर्द के खत्म होने का इंतजार करने लगी।
शरद ऋतु की तेज धूप उसकी आंखों में चुभ रही थी और वह दर्द से कराह रही थी। फिर भी वह अपने आंसू निगलने में कामयाब रही। अगर वह रोती भी तो उसकी स्थिति कभी नहीं सुधरती। इसके बजाय वह पहले से ज्यादा दुखी नजर आती। मैक्स ने उसके कांपते हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसे अपना सिर सीधा रखना था। इस समाज में एक महिला के लिए तलाक मौत की सजा के बराबर था। ये सिर्फ उपहास का विषय नहीं था, बल्कि यह परिवार के लिए एक अपूरणीय अपमान था। अपने कपड़े उतारो। हैरान मैक्सी ने अपने नए पति की ओर आशंका से देखा। उसकी नज़र उसे हाथ पकड़कर दुल्हन के कमरे में ले गई थी, ठीक उसी समय जब शादी की दावत खत्म होने वाली थी। नौकरानियों द्वारा उसे नहलाने के बाद वह बिस्तर पर बैठी थी, तभी वह कमरे में दाखिल हुआ। उसके इरादों को भांपने में असमर्थ, वह केवल उसे चौड़ी आंखों से देख सकती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस आदमी ने पूरे समारोह में उसे अनदेखा किया था, वह अचानक ऐसी मांग क्यों कर रहा है। हालांकि वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि पति पत्नी के बीच बेडरूम की गोपनीयता में अंतरंग, अव्यक्त बातें होती हैं, लेकिन उसे कभी भी विवरणों से अवगत नहीं कराया गया था। उसकी नज़ ने उसे यह सिखाया था कि उसे अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए और चाहे वह कुछ भी करे, उसे शांत रहना चाहिए। निश्चित रूप से अपने कपड़े उतारना उन आदेशों में से एक नहीं था जिसका पालन उसे बिना किसी सवाल के करना था। वह अभी भी अचंभित थी जब उसने अपना अंगरखा अपने सिर के ऊपर खींच लिया और उसे अधीर नजर से देखा। रिफ्तान कैलिब से करीब आया। क्या मुझे उन्हें खुद ही हटाना होगा? मैक्सी ने एक गहरी सांस ली। रिफ्तान के शरीर की हर मांसपेशी स्टील से बनी हुई लग रही थी। उसके कंधे उसके कंधों से दुगुने चौड़े थे। उसकी लंबी, मोटी गर्दन एक ठोस छाती से जुड़ी हुई थी, जो एक तनी हुई, पतली कमर तक पतली हो गई थी, जो किसी सुंदर तेंदुए से अलग नहीं थी। मैक्सी ने सुना था कि रिफ्तान शूरवीरों में भी एक विशालकाय था, लेकिन उसे अपनी आंखों के सामने खड़ा देखना उसके लिए बहुत भारी था। उसका मुंह सूख गया। उसके पिता के कुछ वारों ने उसे असहनीय दर्द दिया था। अगर रिफ्तान जैसा आदमी उस पर हमला करने का फैसला करता तो क्या वह बच पाती? तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे तुमने कोई राक्षस देख लिया हो, मैक्सी ने झिझकते हुए कहा। उसकी आवाज ठंडी थी। वह एक ही कदम में बिस्तर तक पहुंच गया और उसे ध्यान से देखा। मैक्सी की नज़र पूरी तरह से उसके शरीर पर थी, जो चिमनी में नाचती लपटों की चमक में कांस्य की तरह चमक रहा था। क्या तुम मुझे इतना अवांछनीय पाते हो? मैं। वह उसके ऊपर झुका। लगभग दोषरहित चेहरे में धंसी दो काली पुतलियां एक भयावह चमक बिखेर रही थीं। उसका मुंह, जो बंद था, एक सन की मुस्कान में बदल गया। मैं, एक तुच्छ शूरवीर, एक ड्यूक की गौरवशाली बेटी को खुश करने की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? मैक्सी उसके तिरस्कारपूर्ण स्वर को सुनकर बेकाबू होकर कांप उठी। उसकी पत्नी होने के नाते, वह उसकी संपत्ति थी और उसकी दया पर निर्भर थी। उसे पीटने और उसे सबसे क्रूर दंड देने का अधिकार था, अगर वह ऐसा करना चाहता। यह महसूस करते हुए कि उसने उसका तिरस्कार अर्जित किया है, वह ठंडे पसीने में भीग गई। आओ, अपने वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करो। मैक्सी पूछना चाहती थी कि उसके क्या कर्तव्य हैं, लेकिन सवाल उसके होठों से कभी नहीं निकला। उसने अपनी निगाहें उसके पैरों पर टिकाए रखीं, जबकि उसका शरीर उसके ऊपर एक काली छाया डाल रहा था। एक लंबी, कठोर उंगली उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाने के लिए नीचे पहुंची। उसकी निगाह में कुछ ऐसा था जिसे वह नहीं पढ़ पाए। अगर शादी पूरी नहीं हुई तो उसे रद्द कर दिया जाता है। क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? वह कांप उठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उन काली पुतलियों की गहराई में डूब रही है। इससे उसके होठों पर एक और व्यंग्य उभर आया। अब बोलो, अगर तुम चाहते हो कि मैं कपड़े पहनकर चला जाऊं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। एक बार शुरू हो जाने पर मैं रुकूंगा नहीं। मैक्सी का मुंह सूख गया। अगर वह उसे जाने देती तो उसके पिता उसे कभी माफ नहीं करते। ये याद करते हुए कि उनके पास शुरू में कोई विकल्प नहीं था, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कांपती हुई उंगलियों से अपनी बेल्ट खोलने लगी। वह अपने पिता के प्रहारों से कहीं ज्यादा डरती थी, इस अजीब आदमी के हाथों होने वाली शर्मिंदगी से। अगर वह असफल हो जाती, तो उसके पिता उसे पीटने से नहीं रुकते। वह उसे बेरहमी से सजा देते और कुछ ही दिनों में इस कमरे में एक और शूरवीर भेज देते। वह अपने पिता की सुविधा के लिए एक उपकरण से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैक्सी ने एक एक करके अपने गहने उतारे और उन्हें घुटन भरी खामोशी में बिस्तर के पास रख दिया। कमरे में सिर्फ जलती हुई लकड़ियों की चटकने की आवाज थी। रिफ्तान की नजर उस पर पड़ी।
उसने अपनी लिनेन ड्रेस की पट्टियां नीचे खींची और अपनी बाहें फ्रिली स्लीव्स से हटा लीं। रात की हवा उसकी नंगी पीठ और कंधों पर ठंडी लग रही थी। खुद को और अधिक उजागर करने की हिम्मत न जुटा पाने के कारण उसने कपड़े उतारना बंद कर दिया और अपनी ड्रेस को अपनी छाती से चिपका लिया। उसे हिचकिचाते देख रिफ्तान बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ गया और उसकी ड्रेस नीचे खींच दी। वह रुको। इससे पहले कि वह उसे रोक पाती, ड्रेस उसके शरीर से फिसल गई। उसने अपनी स्कर्ट को बेतहाशा पकड़ लिया। रिफ्तान अधीर हो गया। अपने हाथ दूर रखो। तुम क्यों खींच रहे हो? वह असमंजस में उसे देखती रही। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था, प्रकाश के विरुद्ध एक छाया बन गया था। उसकी अभिव्यक्ति को न देख पाने के कारण उसका भय और बढ़ गया। क्या तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं? अपना मन बना लो। मैक्सी ने अपनी सिसकियां दबा लीं। जैसे ही उसने अनिच्छा से अपने हाथ नीचे किए, ड्रेस उसकी कमर तक खिसक गई। रिफ्तान ने उसे और नीचे खींचकर फर्श पर फेंक दिया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी गहरी आवाज ने मैक्सी के दिल को ठंडा कर दिया। उसके खुरदरे, गर्म हाथों ने उसके तनावग्रस्त शरीर को सहलाया। उसने सहज रूप से उसे दूर धकेल दिया, लेकिन अंततः वह और भी मजबूती से उसके आलिंगन में आ गई, क्योंकि उसने अपनी बाँह उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली थी। जैसे ही त्वचा त्वचा से छूती, उसके शरीर से एक अपरिचित गर्मी निकलती, जिससे वह किसी कारण से कांप उठती, जिसे वह समझा नहीं सकती थी। इतना भी करीब नहीं। वह ऐसे आगे बढ़ता रहा जैसे उसने उसकी हकलाती हुई विनती सुनी ही न हो, और उसके स्तन पर एक चुंबन देने के लिए आगे झुका। मैक्सी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। गर्म होंठ मुलायम त्वचा पर बह रहे थे। इस नए एहसास से उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे नवजात शिशु की तरह अपना चेहरा उसकी छाती में दबाते हुए देखकर उसका दिमाग खाली हो गया। आराम करना। अपनी कठोर हथेली से उसने उसकी पीठ को सहलाया, जो डर से कांप रही थी। उसकी नम सांसों से उसके रोंगटे खड़े हो गए। अपनी ठोड़ी को उसकी कोमल त्वचा पर रगड़ते हुए, उसने अपना हाथ उसके कमर को ढंकने वाले कपड़े के नीचे सरका दिया। मैक्सी चौंक कर उछल पड़ी, उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक आदमी का हाथ उसके शरीर के इस हिस्से पर घुसपैठ करेगा। तुम क्या हो? स्थिर रहो। बिना वार्म अप किए तुम्हें चोट लग जाएगी। मैक्सी के पैर असहाय होकर संघर्ष कर रहे थे। उसने इस आदमी के साथ सिर्फ कुछ बार ही अभिवादन किया था, और अब वह उसके सबसे अंतरंग अंगों को इतनी सहजता से छू रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। पीपी कृपया मत करो। उसने उसके मोटे कंधों को इस तरह पकड़ा जैसे कि वह उससे विनती कर रही हो। अब कांपने और कांपने की बारी उसकी थी। जब उसने उसकी दृढ़, चिकनी त्वचा को छुआ तो उसके हाथ जलने लगे जैसे कि उसने उन्हें लाल गर्म लोहे के चारों ओर लपेट दिया हो। रिफ्तान के होंठ थोड़े से हिले, लेकिन शब्दों के बजाय मैक्सी को एक कठोर चुंबन मिला। उसे कुछ क्रूर और अदम्य चुंबन का स्वाद मिला। वह भी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा था जब उसने उसके शरीर पर बचा हुआ आखिरी कपड़ा भी उतार दिया। वह चिल्लाई, लेकिन वह भी चुंबन ने दबा दिया। धत्तेरी की। उसने कई गालियां और कराहें निकालीं। मैक्सी पानी से बाहर निकली मछली की तरह सांस के लिए छटपटा रही थी। वह उसके शरीर के उन हिस्सों पर अतिक्रमण कर रहा था, जिनके बारे में उसे कभी पता भी नहीं था। उसने अपने पैर उसके खिलाफ पटकने शुरू कर दिए, लेकिन जल्द ही उसके अडिग शरीर के भारीपन ने उसे दबा दिया। वह भेड़िए के जबड़े में फंसी एक असहाय जानवर की तरह फंस गई थी। अरे यार, मैं अब और नहीं रोक सकता। उसने अधीरता से अपने आप से कहा, उसकी उंगलियां अभी भी उसके अंदर गहराई तक घुस रही थीं। मैक्सी ने अपनी सांस रोक ली। वह बहुत पहले ही अपनी नस की यह हिदायत भूल चुकी थी कि उसे अपने पति की इच्छा के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। उसके स्पर्श के कारण उसका शरीर अकल्पनीय संवेदनाओं से अभिभूत होकर हवा के लिए तड़पती मछली की तरह फड़कने लगा। नहीं, मत करो। ओह, संघर्ष करना व्यर्थ था। उसके कठोर चुंबनों और दुलारों से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने तकिया फाड़ डाला। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी भयावह घटना घट रही है। उसकी आंखों में आग लग गई थी और उसका दिमाग घूम गया। मुझे क्या हो रहा है? इससे थोड़ा दर्द होगा। ऐसा लग रहा था कि मानो एक जीवन काल बीत गया हो। रिफ्तान का हाथ रुक गया। मैक्सी बिस्तर में धंस गई, उसके अंग लटक रहे थे और वह अपनी सांसें थामने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर इतना तनावग्रस्त था कि उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। वह अब और संघर्ष नहीं कर सकती थी।
रिफ्तान ने अपने पूरे कपड़े उतार दिए और मैक्सी की कमर पर हाथ रखकर उसे ऊपर उठा लिया। उनके गर्म शरीर एक दूसरे से टकराए। तभी मैक्सी को एहसास हुआ कि वे दोनों पसीने से भीगे हुए थे। उसकी पीठ पर मंद रोशनी की चमक में लाल सुनहरा रंग चमक रहा था। उसे वह समय याद आ रहा था जब वह एक लोहार की कार्यशाला में घुस गई थी और देखा था कि कैसे वे पिघले हुए सोने से मूर्तियां बनाते हैं। क्या ऐसा ही महसूस होता होगा जब किसी के शरीर पर उबलता हुआ धातु डाला जाता है? उसे लगा जैसे उसका शरीर तरल सोने की भट्टी में डूबा हुआ हो। गहरी सांस लेना। उसकी आवाज इतनी भारी हो गई थी कि यह समझ पाना मुश्किल था कि वह क्या फुसफुसा रहा था। उसके होंठ उसके कानों को छू रहे थे, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। उसकी मांसल बांह को पकड़ते हुए, उसने बिना सोचे समझे अपनी टांगें खोल दी। रिफ्तान ने तुरंत अपने कूल्हों को उसके कूल्हों से जोड़ दिया। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हुआ था, उसके शरीर के निचले हिस्से में एक हल्का दर्द फैल गया। वह संघर्ष कर रही थी, भयभीत थी। उसने उसे मुक्त होने से रोकने के लिए अपने शरीर से उसके शरीर को दबाया, फिर उसके होठों को काट लिया। उसके स्तन उसकी खुरदरी छाती से सटे हुए थे। उसने महसूस किया कि वह और भी गहराई तक प्रवेश कर रहा है। आंसुओं के करीब, उसने उसकी बाहों को खरोंच दिया। मुझे दर्द हो रहा है। बहुत तंग। पसीने की बूंदें उसकी गर्दन से होते हुए उसके चेहरे पर आ गईं। जब वह भागने की कोशिश में तड़प रही थी, तो वह थोड़ा कांप उठा और अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया। उसके माथे पर एक गहरी लकीर बन गई। बस, शांत रहो। दर्द होता है। दर्द होता है। हिलना मत, लानत है, उफ। उसने महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा है। उसने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उसने उसे गले लगा लिया था। मानो वह अब और खुद को रोक नहीं सकता था। उसने लयबद्ध तरीके से हिलना शुरू कर दिया। हर हरकत से उसे तेज दर्द होता था, जिससे वह हल्की सी कराह उठती थी। उसका शरीर अशांत जल में नाव की तरह हिल रहा था। उसका मन दलदल की गहराई में डूब गया। चादरों को पकड़ने से उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। वह उसके साथ क्या कर रहा था? लानत है। आखिरकार, उसने उसके ऊपर गिरने से पहले एक घुटी हुई कराह निकाली। उसके शरीर से इतनी गर्मी निकल रही थी कि अगर हवा थोड़ी ठंडी होती, तो वह भाप छोड़ देता। हाँफते हुए, मैक्सी देख सकती थी कि उसके कंधे भी तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे। उसे एक अजीब खालीपन का एहसास हुआ। पलकें फड़कती हुई, वह छत को घूरती रही। उसके साथ अभी क्या हुआ था? क्यों रो रही हो? तभी उसे एहसास हुआ कि वह रो रही है। उसने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की, लेकिन एक गीली जीभ उसके गाल पर रेंगने लगी। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया ताकि वह मुंह न मोड़ सके और अपने दांतों से फुसफुसाया। मुझसे नजर मत हटाओ। उसकी गहरी आंखें तीव्र भावनाओं से चमक उठीं। उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। वह लगातार उसके आंसुओं से लथपथ मंदिरों और गालों पर चुंबन बरसा रहा था। अब तुम मेरी पत्नी हो। चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। एक हाथ उसके बालों में घुसा और उसे चूमने लगा। वह कुछ नहीं कर सकती थी, बस उसे होने देना था। बार बार। जब वह जागी, तो दोपहर हो चुकी थी और रिफ्तान पहले ही अभियान के लिए निकल चुका था। उसने अपनी नस से जाना कि एक मौलवी चादरों पर लगे खून की जांच करने और विवाह को वैध घोषित करने आया था। उसने ये भी जाना कि विवाह की परिणति नवविवाहित जोड़ों के लिए एक संस्कार है। उसके और रिफ्तान के बीच बस यही हुआ था। उसने अपना कौमार्य खो दिया था और वह ड्यूक की जगह लेक्सोस पहाड़ों के लिए रवाना हो गया था। यह विश्वास करना मुश्किल था कि वे पति पत्नी थे, उस पल भी, जब वह उसकी आंखों के सामने खड़ा था। वह चुपचाप उसके तूफानी चेहरे को देखती रही। उसके कानों में उसके पिता की आवाज गूंज रही थी, जो उसे धमकी दे रहा था कि अगर रिफ्तान कैलिप्स ने उसे तलाक दिया तो उसे हर तरह की सजा मिलेगी। हालांकि, उसके होंठ बंद थे। वह क्या कह सकती थी? वह उसके लिए एक अजनबी था, सिर्फ नाम का पति। भगवान के लिए, हिलना बंद करो। रिफ्तान चिल्लाया। मैक्सी ने झिझकते हुए एक कदम पीछे हट लिया। उसने उसकी बांह पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और फिर से उनके बीच की दूरी कम कर दी। क्या मैं तुम्हें इतना भयानक लगता हूं? क्या मैं राक्षस बनकर लौटा हूं? मैं। उसने अपनी आंखों को ढंके घने, झबरा बालों में हाथ फेरा और उसे घूरने लगा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। अपने मिशन को पूरा करने से बहुत दूर, उसे तलाक न देने के लिए राजी करना, वह उनके पुनर्मिलन के 5 मिनट से भी कम समय में उसे नाराज करने में कामयाब हो गई थी। उसके होंठ फड़क रहे थे।
मुझे कुछ कहना है। कुछ भी। प्लीज। मैं बस घबरा गया था और मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन ये फूट फूट कर रोने का समय नहीं था, इससे वह और भी क्रोधित हो जाएगा। वह शब्दों की तलाश में बेचैन थी। तुम कोई राक्षस नहीं हो। मैं बस घबराया हुआ हूं और अपना शरीर हिलाना बंद नहीं कर सकता। उसकी जुबान हमेशा की तरह लड़खड़ा रही थी, वह खुद को उसकी आंखों में देखने के लिए मजबूर नहीं कर पा रही थी। मिशन शुरू से ही निराशाजनक था। जब उसके सामने ये भयानक बाधा थी, तो वह उसे कैसे मना सकती थी। उसके कानों की नोक तक जलन होने लगी। शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया, खुद को असुरक्षित और असुरक्षित महसूस कर रही थी। शायद उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। एक सभ्य महिला हकलाती नहीं है और मूर्ख की तरह कांपती नहीं है। लानत है सब पर। वह उसके शांत शाप से झेप गई। उसके पिता सही थे, दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो उसे अपनी पत्नी के रूप में चाहेगा। उससे राजकुमारी का हाथ ठुकराने के लिए कहना हास्यास्पद होगा। असहायता की भावना से अभिभूत होकर उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। उस समय किसी ठंडी चीज ने उसके गाल को छुआ, जिससे वह अपने विचारों से बाहर आ गई। एक स्टील का दस्ताने उसके चेहरे को ढंक रहा था। अपना मुंह खोलो। उसके इरादों को समझ पाने में असमर्थ, वह स्तब्ध होकर काली पुतलियों की जोड़ी को देखती रही जो उसके बालों से एक बाल की दूरी पर लटकी हुई थी। रिफ्तान ने आह भरी, जैसे कि उसके धैर्य की एक बार फिर परीक्षा हो रही हो। उसने उसकी ठुड्डी को नीचे धकेला और उसके जबड़े खोलने के लिए मजबूर किया। एक नर्म, गीली जीभ उसके मुंह में घुस गई, जिससे उसे एक और झटका लगा। उसने खुद को संभालने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। अपने होठों को काटते हुए वह झुंझलाहट में बुदबुदाया, पहले मुझे अपना कवच उतार लेना चाहिए था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे खुद को संभालने का मौका ही नहीं मिला। वह बेचैनी से वहीं खड़ी रही जब तक कि उसने उसे पीछे सोफे पर धकेल नहीं दिया। उसने अपने घुटने को उसकी जांघ के किनारे दबाते हुए एक चतुर चाल के साथ अपना चांदी का गॉन्टलेट उतार दिया। दस्ताने से निकली लंबी, मोटी उंगलियों ने उसके गालों को कोमलता से छुआ। उसके हाथों ने उसके अंगरखे को ऐसे पकड़ लिया जैसे कि उनका अपना कोई दिमाग हो। फिर से आदमी ने दूसरे दस्ताने को हटाते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ दबा दिए। एक गर्म हाथ ने उसके बालों में गहराई से हाथ डाला और उसके सिर के पिछले हिस्से को जोर से पकड़ लिया। उसकी जीभ उसके दांतों पर घूम रही थी और उसकी जीभ में उलझ गई थी। उसे सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। उसने उसकी छाती को धक्का दिया, लेकिन उसने उसके होंठों को और जोर से दबा दिया। बस थोड़ा सा और। उसकी विनती भरी आवाज सुनकर उसका दिल धड़क उठा। उसके चेहरे और गर्दन पर गर्म हाथ फिराए गए, उसकी पीठ के मोड़ को सहलाते हुए वे उसके वक्ष तक पहुंचे। जब उसने महसूस किया कि वह शर्म से छटपटा रही है, तो उसने उसे कमर से पकड़कर अंदर खींचा और सोफे पर लिटा दिया। फिर बिना देर किए उसने उसकी स्कर्ट ऊपर खींची। आर रिफ्टन। इस बार वह तुरंत समझ गई कि वह क्या चाहता है। घबराहट में उसकी आंखें दरवाजे की ओर चली गईं। वह ड्राइंग रूम के बीच में ऐसा कैसे कर सकता था, और वह भी दिन के उजाले में, जहां कोई भी किसी भी समय घुस सकता था। लेकिन रिफ्तान को कोई परेशानी नहीं हुई। उसने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को काटा, अपने शरीर को उसके शरीर से सटाया। जब उसने अपनी टांगों के बीच उसकी कठोरता महसूस की, तो वह सदमे में चिल्ला उठी। वह धीरे धीरे उसके शरीर से रगड़ने लगा। हर हरकत के साथ उसकी शक्तिशाली जांघों को ढंकने वाला स्टील का कुइस उसके शरीर से टकराया। ठंडी धातु ने उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े कर दिए। मैक्सी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक रिफ्तान उछल पड़ा और अपने लबादे से उसके शरीर को ढक दिया। उसे एहसास हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। रिफ्तान जैसा ही कवच पहने एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। तुम क्या देख रहे हो, छोटे चूहे? रिफ्तान की भयंकर दहाड़ सुनकर मैक्सी उछलकर खड़ी हो गई। एक पल के लिए दरवाजे पर खड़ा गोरा आदमी रिफ्तान के गुस्से की तीव्रता से हैरान हो गया, लेकिन कुछ ही देर में उसने भी उसी तरह से जवाब दिया। मुझे कैसे पता था कि आप ड्राइंग रूम में इस तरह से व्यस्त होंगे, कमांडर? मैंने मान लिया था कि आप हमेशा की तरह तुरंत ही मुझे आते हुए सुन लेंगे। मुझे दस्तक देने की जरूरत ही नहीं समझी। चले जाओ। रिफ्तन की चीख ने मैक्सी के चेहरे को चादर की तरह सफेद कर दिया। उसे डर था कि कमरे से बाहर जाने के बाद क्या होने वाला है।
उसने दरवाजे पर खड़े आदमी को एक विनती भरी नजर से देखा, लेकिन उसने बस दांत पीसते हुए गालियां दी और घूम गया। कमांडर, बाहर एक गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। आपने कहा था कि आप क्रोइसो कैसल में एक पल भी और नहीं रुकना चाहते। तो फिर इंतजार ही रहने दो। वह आदमी अवाक रह गया और गुस्से से आह भरते हुए बोला, कमांडर, जल्दी करो। उस आदमी ने कमरे से बाहर निकलने से पहले मैक्सी को अप्रसन्न दृष्टि से देखा और उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। मैक्सी ने रिफ्तान के चेहरे पर गुस्से के संकेतों को देखा। उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया, फिर उसे एक भयंकर नजर से देखा। वह उसकी गहरी निगाहों से मुरझा गई, और उसने उस दुखद दृश्य को देखकर उपहास किया। मैं तुम पर दोबारा झपटूंगा नहीं, इसलिए इस तरह कांपने की कोई जरूरत नहीं है। अरे, मैंने कभी भी तुम पर कूदने की योजना नहीं बनाई थी। वह अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके बजाय, वह अपने हाथों को इस तरह से देखती रही मानो वह उनमें छेद करने की कोशिश कर रही हो। रिफ्तान सोफे से उठा और अपने अस्त व्यस्त कपड़े ठीक किए। तुमने उसकी बात सुनी, है न? एक गाड़ी इंतजार कर रही है। वह जल्द ही रवाना होगी। मैक्सी को लगा कि उसके शरीर से खून निकल रहा है। कुछ ही पल पहले उसने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी और अब वह उसे छोड़ने की बात कर रहा था। वह अभी तक उसे एक भी सुसंगत विचार नहीं बता पाई थी, उसे मनाना तो दूर की बात थी। लेकिन घबराहट में, उसने अपने उलझे हुए कपड़ों की स्थिति पर ध्यान दिए बिना, उसकी अंगरखी को जोर से पकड़ लिया। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? अब समय नहीं है। नौकर से अपना सामान पैक करवाओ। हम गाड़ी में बैठकर बात करेंगे। मैक्सी डर से कांप रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक उलझन भरा भाव उभर आया। उसने झिझकते हुए उसके शब्दों को दोहराया। मेरी चीजें। हाँ, आपकी चीजें। क्या आपके पास अपने साथ लाने के लिए कोई चीज नहीं है? उसने पलकें झपकाईं, फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। रिफ्तान ने एक गहरी आह भरी, जिसने चतुराई से उसके कपड़ों को कुछ हद तक शालीनता से ठीक किया। उसने उसे उठाया, फिर दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही नौकरानी को बुलाया कि वह अपना बैग पैक करे। उसका आदेश सुनने के बाद भी, मैक्सी को यकीन नहीं हुआ कि वह वाकई उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। केवल उतना ही सामान पैक करो जितना तुम्हें चाहिए। हम ज्यादा देर नहीं लगा सकते। इसमें ज्यादा कुछ लेने को नहीं है। बस कुछ। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप उसे मेरी संपत्ति में पा सकते हैं। रिफ्तान ने नौकरानी को भेज दिया और मैक्सी को ड्राइंग रूम से बाहर ले गया। उसे उसके विशाल कदमों के साथ चलने के लिए लगभग दौड़ना पड़ा। सब कुछ इतनी तेजी से चल रहा था कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। वाय वाय, आपकी संपत्ति। क्यों? क्या ये बात तुम्हें आश्चर्यचकित करती है कि एक तुच्छ शूरवीर के पास अपनी जमीन है? उसने अपने कंधे के ऊपर से उसे घूरते हुए, व्यंग्य से भरी आवाज में कहा। जब मैं नाइट बना तो राजा रूबेन ने मुझे एक संपत्ति दी थी, साथ ही एक महल भी जो हमारी शादी के बाद तुम्हारा घर बन जाना चाहिए था। मैक्सी और भी उलझन में पड़ गई। एक महल जो उसका घर होना चाहिए था। लेकिन रिफ्तान को आगे समझाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह पहले से ही सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था जो एक विशाल बगीचे की ओर जाती थी। विशाल फव्वारे के बगल में 4 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक शानदार गाड़ी खड़ी थी। 15 या उससे ज्यादा शूरवीरों का एक दल गाड़ी की रखवाली कर रहा था। जब रिफ्तान और मैक्सी पास आए तो उनकी शोरगुल भरी आवाजें धीमी पड़ गईं। कुछ लोगों ने मैक्सी की तरफ चुपके से देखा, जो रिफ्तान के पीछे अजीब तरह से खड़ी थी। उसने महसूस किया कि उनकी उत्सुक निगाहों के नीचे उसके गाल जल रहे थे। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? गाड़ी में बैठ जाओ। लेकिन फादर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनकी इजाजत चाहिए। ड्यूक का नाम सुनते ही रिफ्तान का चेहरा सख्त हो गया। उसने उसकी बांह पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे गाड़ी की ओर खींचा। तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने की अनुमति क्यों मांगूं? तुम्हारे पिता को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहते हुए उसने उसे उठा लिया और गाड़ी में बिठा दिया, जहां वह मूक आश्चर्य में बैठी रही। मेरी पत्नी। क्या इसका मतलब यह था कि वह उसे तलाक नहीं देना चाहता था? वह अपने दिमाग में उलझे विचारों को सुलझा नहीं पा रही थी। जाओ, रिफ्तान खिड़की से चिल्लाया और मैक्सी के सामने बैठ गया। गाड़ी की आवाज अचानक शुरू हुई। मैक्सी को अभी भी यकीन नहीं हुआ और उसने क्रोइसो कैसल को दूर से सिकुड़ते हुए देखा।
उसने अपने दिमाग में दर्जनों परिदृश्यों को दोहराया था, क्योंकि वह अपने पुनर्मिलन की कल्पना कर रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे इसके लिए तैयार नहीं किया था। वह मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहा है? वह अपने पति को अचंभित होकर देख रही थी, जो खिड़की पर एक हाथ रखकर गुजरते हुए नज़ारे को देख रहा था। वह शांत और संयमित दिख रहा था। क्या ये वही आदमी हो सकता है जिसने महल से बाहर निकलने से पहले उस पर तीखी टिप्पणियां और चुंबन बरसाए थे और उसे अपने साथ घसीटा था? उसे अपने पिता के शब्द याद आए। राजा रूबेन ने उसे राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव दिया है। वह ऐसा अवसर हाथ से जाने नहीं देगा। ड्यूक क्रोइसो ने ये शब्द उसके दिमाग में डाल दिए थे। लेकिन वह अकेला नहीं था जिसने यह मान लिया था कि रिफ्तान राजकुमारी से शादी करेगा। एक प्रसिद्ध जादूगरनी, राजकुमारी एग्नेस ने रेड ड्रैगन के खिलाफ अभियान में रिफ्टन के साथ लड़ाई लड़ी थी। युद्ध के मैदान के रोमांच को साझा करने के बाद दो योद्धाओं का प्यार में पड़ना, कवियों के लिए प्रेरणा का एक अनूठा हिस्सा था, जिन्होंने पूरे शहर में रोमांटिक कहानी की रचना और प्रदर्शन करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। जिन लोगों ने राजकुमारी और शूरवीर की विजयी वापसी की खबर सुनी थी, वे सभी शाही शादी की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैक्सी खुद सोचती थी कि तलाक अपरिहार्य था। यहां तक कि जिस पादरी ने उनकी शादी करवाई थी, वह भी इससे असहमत नहीं था। हर कोई जानता था कि ड्यूक क्रोइसो ने रिफ्तान को शादी के लिए मजबूर किया था और रिफ्तान को तलाक मांगने का पूरा अधिकार था। तो क्यों? मैक्सी ने रिफ्तान के सुंदर रूप रंग पर एक नज़र डाली। उसके उलझे हुए बाल उसके तराशे हुए माथे पर शानदार ढंग से लटके हुए थे, खिड़की से आती हल्की हवा में लहरा रहे थे। उसकी चमकदार, सुनहरी भूरी त्वचा उसे एक विदेशी रूप दे रही थी। कठिन अभियान ने उसके स्वाभाविक रूप से पत्थर जैसे चेहरे पर एक तीखी धार डाल दी थी, जिससे वह एक डरपोक व्यक्ति लग रहा था। मैक्सी ने राजकुमारी एग्नेस को कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। अफवाह थी कि राजकुमारी शानदार सुनहरे बालों और गहरी नीली आंखों वाली एक असाधारण सुंदरता थी। मैक्सी ने कल्पना की कि एक साथ खड़े होने पर रिफ्तान और राजकुमारी कला के एक काम की तरह दिखेंगे। उसका ध्यान गाड़ी की खिड़की में अपने प्रतिबिंब पर गया। एक चौड़ा, गोल माथा और एक छोटी, कम नाक जिस पर भूरे रंग के धब्बे थे। बड़ी, गोल आंखें जो उसके चेहरे के भावों को असंतुलित कर रही थीं। लहराते बाल एक ही चोटी में गुथे हुए थे, बिखरे हुए बाल भूसे के टुकड़ों की तरह बाहर निकले हुए थे। वह सिर्फ बुरा ही सोच सकती थी। यह असंभव था कि रिफ्तान उसे अपनी पत्नी के रूप में चाहता था। इसमें जरूर कोई चाल होगी, शायद कोई गुप्त योजना। वह उसके साथ क्या करने की योजना बना रहा था? जैसे कि उसे उसकी आशंकाओं का एहसास हो गया हो, रिफ्तान ने अपना सिर घुमाकर उसे देखा। उसकी तीखी नज़र के सामने सिकुड़ते हुए, मैक्सी ने अपनी आंखें फेर लीं। उसने उसे नाराज करने के लिए कुछ किया होगा, क्योंकि वह गालियां देने लगा। क्या मैं तुम्हें इतना असहनीय रूप से घृणित लगता हूं? कम से कम इसे छिपाने की कोशिश तो करो। तुम्हें मेरी संगति की परेशानी से बचाने के लिए मैं गाड़ी से कूदकर बाहर निकलने का जरा भी इरादा नहीं रखता। तुम घृणित नहीं हो, मैंने कभी नहीं कहा। तो फिर अपने चेहरे पर दिख रहे उस भयानक भाव के लिए कुछ करो। मैक्सी के हाथ उसके चेहरे को ढकने के लिए ऊपर उठे। ये सच था कि वह उसकी उपस्थिति में असहज और भयभीत महसूस कर रही थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसके चेहरे के भावों ने उसकी भावनाओं को इतना स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया था। ये जानते हुए कि उसके चेहरे ने उसे क्रोधित कर दिया था, वह उलझन में थी कि उसे किस तरह का भाव रखना चाहिए। रिफ्तान ने आह भरी, तुम्हें ये समझना चाहिए कि हम दूसरे शादीशुदा जोड़ों की तरह नहीं हैं। मैक्सी को अपने माथे पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता, उसने आगे कहा, और तुम मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानती। लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, और इसका मतलब है कि मुझे अपने बाकी दिन तुम्हारे साथ बिताने हैं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूं, अगर मेरी मौजूदगी ही तुम्हें पत्ते की तरह कांपने के लिए काफी है? तुम्हारे बाकी दिन मेरे साथ? उसे आश्चर्यचकित देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हमारी शादी 3 साल पहले हुई थी। हम पति पत्नी हैं। क्या जोड़ों को जीवन भर साथ साथ नहीं रहना चाहिए? उसने उसे ऐसे देखा जैसे उसका सिर अचानक से उगाया हो। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या वह सच में उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था? या फिर वह किसी गुप्त उद्देश्य से झूठ बोल रहा था? शायद वह उसका मजाक उड़ा रहा था, ये सोचकर कि उसे अभी तक राजकुमारी से उसकी सगाई के बारे में पता नहीं चला है। उसके मन में लगातार परेशान करने वाले विचार भर रहे थे।
मैं भले ही एक निम्न कुल का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं विवाह की शपथ को पवित्र मानता हूँ, रिफ्तान ने उलझन में पड़ी मैक्सी से कहा। मुझे आश्चर्य है कि एक ड्यूक की बेटी हमारी शपथ के प्रति इतनी अवमानना कैसे दिखा सकती है। अवमानना? अगर यह अवमानना नहीं है तो और क्या है? तुमने मुझसे शादी की, फिर भी तुमने अब तक मेरे अस्तित्व की अवहेलना की है। उम्मीद मत करो कि मैं इसे और बर्दाश्त करूंगी। मैक्सी निराश होकर बस उसे देखती रह गई। वह उस पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकता है? वह शादी के अगले दिन सुबह ही बिना कुछ कहे चला गया था। मैंने कभी तुम्हारी अवहेलना नहीं की। तुम ही हो जो, बस, लेडी कैलिप्स के रूप में, आपको शादी की रात के बाद मेरी संपत्ति के लिए निकल जाना चाहिए था। फिर भी 3 साल तक आपने अपने पिता के भव्य महल में रहना चुना है। रिफ्तान ने जोर से खर्राटा लिया। फिर, मैं एक ड्यूक की बेटी से यह कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि वह अपनी प्रतिष्ठा को त्याग कर एक अर्ध विधवा की तरह जीवन जिएगी और अपने पति की लाश के लौटने का इंतजार करेगी। मैक्सी अचंभित होकर उसके आरोपों का जवाब नहीं सोच पाए। वह जो शब्द बोल रहा था, वह उसकी समझ से परे थे। मैं आपकी संपत्ति के लिए कैसे जा सकता था? मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ है। आपने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया? बस, झूठ बोलना बंद करो। अभियान पर जाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए अपनी जमीन पर आकर रहने की हर तैयारी कर ली थी। मेरी मृत्यु की स्थिति में तुम्हें संपत्ति विरासत में मिलती। एक ड्यूक की बेटी को जमीन के एक छोटे से टुकड़े की परवाह नहीं हो सकती, लेकिन यह एक ऐसी जगह है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और वहां रहना तुम्हारा कर्तव्य था, फिर भी तुमने इसे उपेक्षित छोड़ दिया। उसकी आंखें गुस्से से जल उठीं। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है, उसके पास कहानियां गढ़ने का कोई कारण नहीं था। मैक्सी ने घुटन महसूस की। मुझे नहीं पता था। तुमने एक भी गलत शब्द नहीं कहा। मेरे आदमियों ने मुझे बताया कि तुम जाने से मना कर रहे हो, उसने कड़वाहट भरी आवाज में कहा। मुझे बहाने मत बनाओ। 3 साल से मैं ठीक ठीक जानता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और तुम क्यों कांप रहे हो? धिक्कार है। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें पीट दूंगा? मुझे खेद है। सच में, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं उस सुबह जागा और पाया कि तुम गायब हो गए हो। किसी ने मुझे कभी नहीं बताया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली, मानो यह आंकलन करना चाह रहा हो कि वह सच बोल रही है या नहीं। एक कैदी की तरह जो फैसले का इंतजार कर रहा हो, वह उसके अगले शब्दों का इंतजार कर रही थी। कुछ पल बाद, उसने नर्म लहजे में बात की। अगर यह सच भी होता, तो भी तुम्हें मेरे घर चले जाना चाहिए था। एक पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति के घर की देखभाल करे। अगर यह बात तुम्हें समझ में नहीं आई, तो मैं यही समझ सकता हूं कि यह शादी तुम्हारे लिए बेकार है। फिर भी, वह कोई जवाब नहीं सोच पाए। उनकी शादी उसके लिए उतनी अर्थहीन नहीं थी जितनी रिफ्तान ने कल्पना की थी। फिर भी, ये सच था कि उसने इस व्यवस्था को पूरे दिल से स्वीकार नहीं किया था। उसने बस यही सोचा था कि वे उसके पिता के शिकार थे, और उनकी शादी एक अपरिहार्य बलिदान थी। क्या रिफ्तान शुरू से ही अपनी शादी के बारे में ईमानदार था? यदि आप गर्भवती होती तो क्या करती? पीपी गर्भवती। अप्रत्याशित शब्द सुनकर मैक्सी चौंक कर ऊपर देखने लगा। रिफ्तन के मुंह के कोने मुड़ गए। ये संभव है कि आप थे? मैंने उस रात अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन किया, है ना? उसके व्यंग्यात्मक लहजे ने उसके चेहरे पर खून के धब्बे छोड़ दिए। उस रात की घटनाएं उसके मन में एक दर्दनाक और शर्मनाक याद बनकर रह गईं। अब उसे पता चल गया था कि हर शादी में संभोग की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी, जब भी उसे उस रात की घटनाएं याद आती, तो उसका पूरा शरीर कांप उठता। हालांकि, रिफ्तान ने अपनी शादी की रात के बारे में ऐसे बात की जैसे कि यह कोई मामूली बात हो। मैक्सी फिर से डर से कांप उठी। ये देखकर, रिफ्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी मुट्ठी गाड़ी की दीवार पर दे मारी। ऐसा चेहरा मत बनाओ, मानो मेरे बच्चे को जन्म देने के विचार से तुम्हें घिन आ रही है। लेकिन उसकी भयंकर दहाड़ अचानक रुक गई जब वह गाड़ी से बाहर कूद पड़ा, उसका एक हाथ तलवार की मूठ पर था। मैक्सी चिल्लाया, कमांडर, राक्षस, मुझे पता है। गाड़ी के चारों ओर एक ढाल डालो। आदेश देने के बाद, रिफ्तान मैक्सी की ओर मुड़ा। कुछ भी हो, बाहर मत आना। उसने जवाब का इंतजार किए बिना ही दरवाजा बंद कर दिया। एक जोरदार गर्जना से जमीन हिल गई। मैक्सी ने अपने कानों पर हाथ रखकर ताली बजाई। धप धप, धरती के हर कंपन के साथ गाड़ी हिलती थी।
वह फर्श पर एक गेंद की तरह सिमट गई, खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने अफवाहें सुनी थी कि हाल ही में ड्यूकडम के पास राक्षसी जीव देखे गए थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि क्रोइसो कैसल से निकलने के 1 घंटे के भीतर ही उसे कोई राक्षस मिल जाएगा। उसका पूरा शरीर कांप उठा। इस राक्षस को तुरंत रोको। बाहर से आती हुई जोरदार चीखें सुनकर उसने अपनी सिसकियां दबा लीं। गाड़ी जोर से हिल रही थी। शूरवीरों की चीखें किसी अमानवीय चीज की भयानक चीखों के साथ मिल गईं, जिससे भयानक गूंज पैदा हो गई। मैक्सी ने अपना चेहरा अपनी स्कर्ट में छिपा लिया। धप धप, गाड़ी से किसी चीज के टकराने की धीमी आवाज। मैक्सी ने ऊपर देखा, उसे डर था कि छत गिर जाएगी। फिर वह चौंक गई, एक बड़ी सी आंख, हरी और लाल, खिड़की से उसे घूर रही थी। वह चिल्लाए और गाड़ी के दूसरी तरफ कूद गई, अपनी पीठ को दीवार से सटा लिया। दुनिया उलट गई और उसका शरीर पीछे की ओर गिर गया। वह खुद को संभालने के लिए दीवार की ओर बढ़ी, लेकिन उसकी उंगलियां दरवाजे के हैंडल पर जा लगीं। दरवाजा खुल गया। वह गाड़ी से बाहर गिर गई और जमीन पर गिर गई। डर से पीली पड़ चुकी मैक्सी गाड़ी की सुरक्षा में वापस जाने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन डर के मारे उसके पैर सुन्न हो गए थे। वह मदद के लिए इधर उधर देखने लगी, लेकिन बाकी लोग राख की खाल वाले दिग्गजों से लड़ने में व्यस्त थे। उसे खुद ही सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। वह गाड़ी की ओर रेंगने लगी, तभी उसने देखा कि एक राक्षस उसकी ओर भारी भरकम कदमों से बढ़ रहा है, अपने बड़े बड़े पैरों से धमाका कर रहा है। वह जोर से चीखी। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और राक्षस पीठ के बल गिर पड़ा। मेरी महिला, आपको तुरंत अंदर जाना होगा। गाड़ी की रक्षा के लिए एक ढाल है। वहां अंदर रहना ज्यादा सुरक्षित है। उसके कंधे पर हाथ रखकर खींची गई झप्पी ने मैक्सी को चौंका दिया। चौंक कर उसने पलट कर देखा तो एक दुबला पतला आदमी उसे घूर रहा था। पहाड़ के राक्षस, मेरी रानी, किस्मत हमसे नाराज है, लेकिन सर रिफ्तान के यहाँ होने से हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। कृपया वापस अंदर चले जाओ। मैं बाहर आने का इरादा नहीं रखता था। मुझे फेंक दिया गया था। हकलाते हुए मैक्सी ने समझाने की कोशिश की। रिफ्तान का सख्त आदेश जो उसे बाहर आने से मना करता था, उसके कानों में गूंज रहा था। उसका इरादा उनके रास्ते में आने का नहीं था। गाड़ी हिल रही थी और मेरी महिला, अंदर आओ। आदमी ने अधीरता से उसकी बात बीच में ही रोक दी। वह उसकी चिड़चिड़ाहट से व्याकुल होकर बोलना बंद कर दिया। वह सही था, ये बहाने बनाने का समय नहीं था। खुद को संभालने के बाद वह अस्थिर कदमों से गाड़ी में वापस चढ़ने लगी थी कि उसने एक और धमाका सुना। उसने पलटकर देखा तो एक राक्षस के फटे धड़ से खून फव्वारे की तरह बह रहा था। मैक्सी ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख लिया। पिछले कुछ दिनों से उसका पेट चिंता से तनावग्रस्त हो गया था, और अब ये दर्द से ऐंठ रहा था। उसके गले में कुछ खट्टापन आ गया था। उसने तरल पदार्थ को वापस नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पानी जैसा पित्त फर्श पर फैल गया और उसका गला जलने लगा। मेरी हमदम, घबराकर उस आदमी ने उसके कंधों पर हाथ रख दिया। मैक्सी ने हौंफते हुए अपना पेट पकड़ लिया, उसकी आंखों से गर्म आंसू बह रहे थे। ऐसा लगा जैसे कोई चीज उसकी इंद्रियों को चीर रही हो। हे भगवान, क्या आप ठीक हैं, मेरी महिला? मैक्सी की सांस फूलने लगी। उसे लगा कि उसकी पीठ थपथपाने से वह शांत हो जाएगी, लेकिन उसकी मतली कम नहीं होगी। क्या हुआ? रिफ्तान की चिंतित आवाज सुनकर वह ऊपर देखने में कामयाब रही। वह राक्षस की फटी हुई लाश के सामने खड़ा था। बिना यह समझे कि वह क्या कर रही है, वह उससे दूर जाने लगी। वह उसकी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसने जमीन पर गहरे लाल रंग के पदचिह्न छोड़े। उसकी तलवार की लंबी, तीखी धार नीली चमक रही थी, जिसके किनारे से खून टपक रहा था। उसका कवच चांदी सफेद था और उस पर काले खून के धब्बे थे, जिससे वह भयावह दिख रहा था। पीछे हटते समय मैक्सी ने अपना संतुलन खो दिया और लड़खड़ा गई। उसने खुद को संभालने के लिए गाड़ी पर हाथ रखा। रिफ्तान का चेहरा धुंधला हो गया, उसके सामने धुएं की तरह मुड़ गया। दुनिया घूम गई। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और आवाजें अस्पष्ट हो गईं क्योंकि वह बेहोशी की अंधेरी गहराइयों में डूब गई। रोमियन साम्राज्य के पतन के साथ पश्चिमी राज्यों के विजेता, जिनका शासन एक समय दक्षिणी महाद्वीप तक पहुंच गया था, प्रभुओं का युग आया। साम्राज्य 7 राज्यों में विभाजित था: वेडन, बाल्टो, ड्रिस्टन, ओसरिया, साइकन, एरेक्स और लिवाडन।
राजा अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए अपने जागीरदारों की वफादारी चाहते थे, और जागीरदार सरदार अपनी सेनाओं को शूरवीरों और जादूगरों की अधिक संख्या के साथ मजबूत करने का प्रयास करते थे। मैक्सी के पिता ड्यूक अजियन क्रोइसो भी अपवाद नहीं थे। क्रोइसो के पहले ड्यूक वैडन के उन लॉर्ड्स में से एक थे जिन्होंने रोम के शाही परिवार की समृद्ध भूमि पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था। पीढ़ियों से क्रोइसो के ड्यूक उपजाऊ भूमि और दसियों हजार सर्फों को सुरक्षित करने के लिए दर्जनों युद्धों में शामिल हुए। लेकिन 30 साल पहले 7 राज्यों ने राक्षसों की बढ़ती संख्या से लड़ने के लिए युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए थे, जो भूमि पर बाढ़ लाने लगे थे। समझौते के हिस्से के रूप में ड्यूक क्रोसो पर दबाव डाला गया था कि वह उन क्षेत्रों को वापस लौटा दे जो उसने ड्रिस्टन को सौंपे थे। ड्यूक क्रोसो आधे ड्यूकडम को अपने हाथों से फिसलने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने जल्द ही एक उपयुक्त समाधान तैयार कर लिया। वह पुराने रोमियन साम्राज्य की राजकुमारी से विवाह करके अपने शासन की वैधता को मजबूत करेगा। वह रोम के गिरे हुए राजघराने की एक युवती को खोजने और उससे विवाह करने में सफल रहा। युवती का नाम एरियन रोमगिरथा था और उस समय ड्यूक को उसके लिए एक संतोषजनक जीवनसाथी मिल गया था। एरियन एक सुंदर और गुणी महिला थी, कर्तव्यनिष्ठ और विनम्र। लेकिन सबसे बढ़कर, वह रोम के महान घराने की प्रत्यक्ष वंशज थी, जिसने एक बार पूरे विश्व पर शासन किया था। एरियन को अपनी पत्नी के रूप में पाकर ड्यूक ने क्षेत्रीय विवादों से खुद को निकालने में कामयाबी हासिल की, जिससे उसे बहुत संतुष्टि मिली। लेकिन जल्द ही उसे कुलीन लोगों की सदियों पुरानी समस्या का सामना करना पड़ा, उत्तराधिकारियों का मामला। अन्य सभी लॉर्ड्स की तरह ड्यूक को भी एक ऐसे उत्तराधिकारी की चाहत थी जो उसकी उपाधियों, विशाल भूमि और क्रोइसो कैसल को विरासत में ले सके। फिर भी शादी के 6 साल बाद भी एरियन उसे बच्चा नहीं दे पाए। हर गर्भावस्था गर्भपात में समाप्त हो गई। ड्यूक बहुत अधीर हो गया। उन्होंने एक स्वस्थ उत्तराधिकारी को पाने के लिए अपने सारे प्रयास लगा दिए, उच्च पदस्थ पादरियों की मदद लेने से लेकर जादूगरों की तलाश तक, लेकिन एक दशक लंबे संघर्ष से उन्हें निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। और अंततः, मानो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली हो, एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। दुर्भाग्यवश, वह बच्चा लड़की निकली। उसकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। ड्यूक शब्दों से परे हताश हो गया। और जब लड़की 2 या 3 साल की हुई, तो उसके अंदर एक भयंकर क्रोध ने जड़ें जमा लीं, क्योंकि लड़की न केवल पूरी तरह से बेकार थी, बल्कि वह हकलाती भी थी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो थोड़ी बहुत उम्मीदें रखी थीं, उन्हें भी त्याग दिया। उन्हें उम्मीद थी कि वे अपनी बेटी की शादी वेडन के राजकुमार से करवाएंगे, ताकि उनके विवाह से एक वारिस मिल सके, लेकिन वे कभी भी किसी विकलांग बच्चे को अपना वारिस नहीं बनने देंगे। उनका दृढ़ विश्वास था कि केवल एक बेदाग, स्वस्थ लड़का ही क्रोइसो के नाम और विरासत का सम्मान कर सकता है। एरियन बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी को जन्म दिए ही मर गई। गर्भावस्था और गर्भपात के बार बार चक्र ने उसके जीवन को खत्म कर दिया था। और ड्यूक, जिसे रोमियन शाही परिवार के शाही खून वाले उत्तराधिकारी की जरूरत थी, ने एरियन की एक चचेरी बहन से शादी करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उनके लिए ये दुखद था कि उनकी दूसरी पत्नी बीमारी से मर गई और उनके पीछे सिर्फ एक बेटी रह गई। जब यह अफवाह फैली कि क्रोइसो का घराना शापित है, तो रोमियन शाही खानदान में से कोई भी अपनी बेटियों की शादी ड्यूक से करने के लिए राजी नहीं हुआ। उनके पास अपनी दूसरी बेटी रोसेटा पर अपनी सारी उम्मीदें टिकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी बड़ी बहन के विपरीत, रोसेटा सुंदर, बुद्धिमान और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी। अगर वह किसी प्रतिष्ठित परिवार के बेटे से उसकी शादी करवाकर वारिस हासिल कर लेता, तो वह अपने घर की वंशावली को बचा सकता था और अपने विशाल क्षेत्र पर अपना शासन बनाए रख सकता था। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने कोई मेहनत या खर्च नहीं छोड़ा। सबसे प्रतिष्ठित शिक्षक, सैकड़ों नौकर, चमकदार कपड़े, चमचमाते गहने। रोसेटा जो भी चाहती थी, वह सब उसका हो जाता था। ड्यूक ने उसे वेडन में सबसे वांछनीय दुल्हन बनाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया। जहां तक उसकी बेकार बेटी मैक्सिमिलियन की बात है, उसने उस पर कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह उसकी प्राथमिकताओं में सबसे कम थी। सच तो यह है कि अगर उसके पिता भूल जाते कि वह मौजूद है, तो वह बेहतर होती। लेकिन कुछ समय से ड्यूक को अपनी सबसे बड़ी बेटी अपने लिए कांटे की तरह नजर आने लगी, क्योंकि ज्यादातर रईस ऐसे परिवार के साथ विवाह करने से कतराते थे, जिसने दोषपूर्ण संतान पैदा की हो। कुछ लोग तो ऐसे परिवारों से पूरी तरह से दूर रहने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि उनके खून से दुर्भाग्य आता है।
वे संभवतः रोसेटा को बहू के रूप में स्वीकार करने से मना कर देते थे ताकि बच्चे में दोष न हो। ऐसे विचारों ने ड्यूक के आक्रोश को और भी तीव्र कर दिया। वह चाहता था कि कोई प्लेग या बीमारी उसके पहले बच्चे को ले जाए, जिसने उसे जीवन में असफलता का पहला स्वाद चखाया था। मानो यह उसके लिए शर्म की बात नहीं थी, बल्कि बेटी के उसके बेकार बहाने ने परिवार के भविष्य को भी बर्बाद कर दिया था। मैक्सी जितना लंबा होता गया, उसका गुस्सा उतना ही तीव्र होता गया। और यह मैक्सी ही थी जिसने उसके अप्रतिबंधित क्रोध का खामियाजा भुगता। उसे शिष्टाचार सिखाने के नाम पर वह उसे दिन ब दिन कोड़ों से पीटता रहा, जब तक कि उसका शरीर फफोले से भर नहीं गया। जब भी वह बाहरी लोगों की नज़र में आने की घातक गलती करती, तो कोड़ों से उसकी पीठ की चमड़ी फाड़ दी जाती। ड्यूक ने छोटी छोटी गलतियों को भी कभी माफ नहीं किया। ड्यूक को लगा कि उसकी खामियां उसके घर के लिए खतरा हैं। उसे लगा कि उसे पूरी तरह से पीटना जायज़ है। अपनी मां के गर्भ से एक मूर्ख के रूप में निकलने के लिए मैक्सिमिलियन की सारी गलती थी। वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा था जैसा वह योग्य थी। डांट फटकार से उसकी खामियां नहीं सुधर सकती थीं और इसके लिए उसे ही दोषी ठहराया जाता था। वह एक गलती थी, एक बेकार बदमाश जिसे कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। जब वह बड़ी हो रही थी, तो ऐसे शब्द उसके कानों में कीलों की तरह ठोंक दिए जाते थे। क्रोयसों की बाधा, हमारे घर के लिए अपमान, मूर्ख, बदसूरत लड़की, किसी कृंतक से बेहतर कुछ नहीं। उसने एक बार भी अपने पिता को उसका नाम पुकारते नहीं सुना। उसके क्रूर प्रहारों और तिरस्कार भरी निगाहों के सामने वह सूखे पत्ते की तरह सिकुड़ गई, और अपने बाकी दिन अवांछित, शर्मनाक, घृणित मैक्सिमिलियन के रूप में जीने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। तारांकन तारांकन तारांकन, मैक्सी, क्या तुम ठीक हो? अपने कंधों को हिलाते हुए एक दृढ़ हाथ को महसूस करते हुए, मैक्सी अचानक जाग गई। दो काली आंखें उसकी आंखों में गौर से देख रही थीं। अभी भी अचंभित, वह पलकें झपकाने लगी, ये समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ था। रिफ्तान ने धीरे से उसके माथे पर चिपके बालों के धागों को पीछे किया, और इशारे की अंतरंगता ने उसे होश में ला दिया। वह उछल पड़ी और चारों ओर देखने लगी। मैं कहाँ हूँ? ज़ेनो के पास एक गांव में एक सराय। क्या तुम्हें याद नहीं है? एक राक्षस ने गाड़ी पर हमला किया था। जब तुम अभी भी बेहोश थे, तब हम जंगल से बाहर निकल आए थे। रिफ्तान ने उसकी पीठ के पीछे एक बड़ा तकिया रख दिया। अपनी पीठ तकिए में दबाते हुए, वह असमंजस में उसकी ओर देखने लगी। उसने मेज पर रखे एक कटोरे में पानी डाला, फिर उसे थमा दिया। पी लो, तुम्हें पसीना आ रहा है। तुम्हें पानी की जरूरत है। मैक्सी ने कटोरा लिए बिना ही लहरदार पानी को घूरना शुरू कर दिया। रिफ्तान ने भौहें सिकोड़ते हुए उस पर और दबाव डाला। मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया, अगर तुम यही सोच रहे हो। पी लो। उसने कटोरा उठाया और उसे अपने होठों तक लाया। जैसे ही गुनगुना पानी उसके पेट में भरा, उसने महसूस किया कि उसके अंदर फिर से कुछ हलचल हो रही है। उसने मुंह बनाते हुए कटोरा नीचे कर दिया। रिफ्तान ने भौहें उठाईं। क्या आप अभी भी अस्वस्थ महसूस करते हैं? नहीं। अगर तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा हो तो मुझे बताओ। मैं पादरी को बुलाता हूँ। नहीं, मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। उसे संकुचित आंखों से देखने के बाद, रिफ्तान ने कटोरा वापस ले लिया और उसे रखने के लिए मेज पर चला गया। तभी मैक्सी कमरे का अध्ययन करने में सक्षम हो पाए। यह एक जर्जर कमरा था। फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी थीं। फर्नीचर के केवल एक बिस्तर, एक मेज और कुछ कुर्सियां थीं। उसने मकड़ियों के लिए छत की जांच की और कमरे के एक हिस्से में जहां रोशनी पहुंच रही थी, वहां एक रेशमी जाला चमकता हुआ देखा। कमरे की एक खासियत थी उसका साफ बिस्तर। वह कंबल में फफूंद की तलाश कर रही थी, तभी अचानक उसकी भौहें तन गईं। कुछ गड़बड़ थी। उम्मीद करते हुए कि वह गलत थी, उसने कंबल के नीचे हाथ डाला। उसे नंगी त्वचा महसूस हुई। वह चौंक गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने पुरुषों वाली अंगरखी के अलावा कुछ नहीं पहना हुआ था। उसके अंडरगारमेंट्स कहीं नहीं थे। मेरे कपड़े कहाँ? रिफ्तान ने तौलिया और पानी का कटोरा ठीक करते हुए ऊपर देखा। उसने उसे ऐसे जवाब दिया जैसे कुछ भी असामान्य न हो। मैंने तुम्हारे कपड़े उतार दिए क्योंकि तुम्हारे कपड़े उल्टी से गंदे हो गए थे। तुमने जो अंगरखा पहना है वह मेरा है। तुम अपने साथ एक भी कपड़ा नहीं लाए थे, इसलिए हमें मेरे अंगरखे से काम चलाना पड़ा। मैक्सी ने काप की तरह अपना मुंह खोला और बंद किया।
क्या उसे इस बात पर आश्चर्य होना चाहिए कि वह उसे अतिरिक्त कपड़े न लाने के लिए दोषी ठहरा रहा था, जबकि उसने उसे पैक करने का समय नहीं दिया था? या उसे इस बात से ज्यादा हैरान होना चाहिए कि उसने बेहोशी की हालत में उसके कपड़े उतारे थे? तुम पूरे दिन बेहोश रहे हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का ऑर्डर देता हूँ। ओह, रुको। इसके साथ ही रिफ्तान बिना किसी अपराध बोध के कमरे से बाहर निकल गया। मैक्सी ने जल्दी से कमरे में कुछ पहनने के लिए देखा, लेकिन उसे सिर्फ रिफ्तान का कवच मिला जो बिस्तर के बगल में फर्श पर बिखरा पड़ा था। कमरे में सूटकेस जैसा कुछ भी नहीं था। उसके पास कंबल को अपनी नाक तक खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ ही देर बाद रिफ्तान वापस आया। उसने देखा कि सिर्फ मैक्सी का सिर कंबल से बाहर झांक रहा था, जैसे कोई कछुआ अपने खोल में हो। उसने हल्का सा मुंह बनाया। अब छिपने का कोई फायदा नहीं है। जब मैं तुम्हें साफ कर रहा था तो मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया था। सीसी, मुझे साफ कर रहे हो? मैक्सी के प्रश्न के उत्तर में रिफ्तान ने व्यंग्यात्मक ढंग से अपने होंठ मोड़े। जैसा कि मैंने तुमसे कई बार कहा है, तुम मेरी पत्नी हो। हमने एक साथ सोया है, हालांकि 3 साल पहले। तुम्हें किस बात पर इतनी शर्म आ रही है? मैक्सी के शरीर पर सिर से लेकर पैर तक गहरा लाल रंग छा गया। उसकी परेशानी को महसूस करते हुए रिफ्तान का चेहरा काला पड़ गया। मैंने सिर्फ तुम्हारे कपड़े बदले हैं, फिर भी तुम मुझे ऐसे देखती हो जैसे मैंने तुम्हारा अपमान किया हो। अगर तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें छूऊं तो तुम्हें बेहोश नहीं होना चाहिए था। मैक्सी ने झिझकते हुए कहा कि नाजुक कुलीन महिलाएं एक पल में बेहोश हो जाती हैं। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने धीरे से माफी मांगी। मुझे खेद है। उसने अपना मुंह बंद किया और कमरे से बाहर चला गया। मैक्सी ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे लौटे हुए 1 दिन से भी कम समय हुआ था, फिर भी वह उसे अनगिनत बार नाराज कर चुकी थी। क्या उसके साथ उसकी संपत्ति पर जाना बुद्धिमानी थी? उसने बेचैनी से अपने होंठ काटे। अब वह उसे अपनी पत्नी मानता था, लेकिन वह किसी भी पल अपना विचार बदल सकता था, ये सिर्फ समय की बात थी। अब भी ये स्पष्ट था कि वह उसे नापसंद करता था, और जब उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बेकार है, तो वह निश्चित रूप से और भी क्रूर हो जाएगा। एक प्रतिष्ठित शूरवीर के रूप में जिसका नाम पूरे महाद्वीप में जाना जाता था, रिफ्तान को अनगिनत उत्सवों और दावतों में आमंत्रित किया जाता था। मैक्सी किसी से भी बेहतर जानता था कि वह ऐसी कोई नहीं थी जिसे वह ऐसे समारोहों में गर्व से दिखा सके। वह जल्द ही ये देख लेगा और उसे गाली देना शुरू कर देगा। क्या उसके लिए जल्दी से जल्दी क्रोइसो कैसल लौट जाना और अपने पिता से दया की भीख मांगना बेहतर होगा? उसने कल्पना की कि रिफ्तान हाथ में तलवार लेकर सीधा खड़ा है। उसने अपने आकार से 3 गुना बड़े राक्षस को 2 टुकड़ों में काटने के लिए सिर्फ एक वार किया था। उसके हाथों से कोड़े मारने से उसे अकल्पनीय नुकसान होगा। लेकिन अब तक उसने मुझ पर एक बार भी वार नहीं किया है। अचानक आए इस विचार से उसकी भौहें तन गईं। उसने गुस्से में आकर भी उस पर हाथ नहीं उठाया था। शायद वह उसके पिता जितना क्रूर व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसने अपनी उम्मीदों को परवान चढ़ने से पहले ही खत्म कर दिया। वे अभी अभी फिर से मिले थे, कोई नहीं बता सकता था कि उनका रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। वह अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी दरवाजा खटखटाया गया। रिफ्तान कमरे में आया। उसके हाथ में भाप से भरा सूप और ब्रेड की ट्रे थी। सब्जी का सूप और जौ की रोटी। सोने से पहले थोड़ा खा लेना। कल हम सूर्योदय के समय निकलेंगे। उसने ट्रे को बिस्तर के पास वाली शेल्फ पर रख दिया। मैक्सी ने असमंजस में आंखें झपकाईं। कुछ ही क्षण पहले वह गुस्से में बाहर निकल गया था, लेकिन अब वह यहाँ था, उसके लिए खाना ला रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह वास्तव में अप्रत्याशित था। उसने लकड़ी का चम्मच और सूप का कटोरा उसके हाथों में थमा दिया। तुम किसका इंतजार कर रही हो? जब तक ये गर्म है, इसे खा लो। था धन्यवाद। उसने सूप को हिलाया, उस पर फूंक मारी और फिर एक चम्मच अपने होठों तक ले गई। सूप गर्म था, लेकिन इतना गर्म नहीं कि उसकी जीभ जल जाए। हालांकि उसे भूख नहीं थी, लेकिन स्वादिष्ट सूप के कुछ घूंटों ने उसके पेट को शांत करने में मदद की। उसने कटोरे में से पानी निकालते हुए रिफ्तान की तरफ एक नजर डाली। वह बिस्तर के पास एक कुर्सी खींचकर लेटा था और अपनी तलवार चमका रहा था। कवच के बिना और अपने लंबे पैरों को आराम से टिकाए हुए, वह अपनी उम्र से 2 या 3 साल छोटा लग रहा था। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर के पीछे आंखें हों। मैक्सी शर्मा गई, शर्मिंदा थी कि उसे नजरें चुराते हुए पकड़ा गया था। मैं तो बस
मैं तो ये पूछना चाहता था। हकलाते हुए, उसने चम्मच से सूप को बेमन से हिलाया। वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। मेरे पास बदलने के लिए कोई कपड़े नहीं हैं। अब देर हो चुकी है, इसलिए मैं कल आपके लिए कुछ नए खरीदूंगा। मेरे कपड़ों का क्या हुआ? मैंने सराय की नौकरानियों से उन्हें धोने के लिए कहा। रिफ्तान ने अपनी तलवार की धार में अपने प्रतिबिंब का अध्ययन किया। वह फिर से अपना मुंह खोलने से पहले बहुत देर तक हिचकिचाती रही। क्या मुझे कम से कम मेरे अंडरगारमेंट्स वापस मिल सकते हैं? अप्रत्याशित रूप से, रिफ्तान के चेहरे पर गहरी लाली फैल गई। उसने अपना चेहरा खुरदरे ढंग से रगड़ा और फिर बेपरवाही से पेश आया। वे फट गए। मुझे उन्हें फेंकना पड़ा। माफ करना। जब मैं उन्हें उतार रहा था तो वे फट गए, इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। वह उसकी कर्कश आवाज से झेप गई, लेकिन उस पर दबाव डालना जारी रखा। तुम मेरे अंडरगारमेंट्स क्यों उतारोगे? इस सवाल ने उसे चौंका दिया। वह बुदबुदाते हुए जवाब देने लगा, उसकी नजरें उसकी नजरों से बचती रहीं। अचानक उसने मैक्सी को घूर कर देखा, जो अभी भी कंबल को ढाल की तरह पकड़े हुए थी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तुम सांस नहीं ले पा रही थी, और तुम्हारा चेहरा नीला पड़ रहा था। तुम्हारे वो भयानक अंडरगारमेंट्स तुम्हारा गला घोंटने वाले थे, इसलिए मैंने पट्टियों को ढीला करने की कोशिश की। मैंने बस गांठ खींची। अरे, मुझे कैसे पता चलता कि स्कर्ट चोली पर सिल दी गई थी? उसके गाल जलने लगे, और उसके सिर से ऐसा लगा जैसे भाप निकल रही हो। ये जानते हुए कि उसने उसके अधोवस्त्र देखे हैं, वह जमीन में धंस जाना चाहती थी। यह उसकी नस थी जिसने उसे जबरन अधोवस्त्र पहनाए थे। उसे यकीन था कि इससे उसे अपने पति का स्नेह जीतने में मदद मिलेगी। उसने अपनी नस के जिद्दी आग्रह पर यह भयानक चीज पहन ली थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रिफ्तान इसे देख लेगा। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया, खिड़की से बाहर कूदने की इच्छा को दबा लिया। रिफ्तान ने आह भरी, ऐसा चेहरा मत बनाओ। मैं कल तुम्हारे लिए नए अंडरगारमेंट्स ला दूंगा। क्या तुम अभी मेरे अंडरगारमेंट्स उधार लेना चाहोगे? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया। उसे किसी और के अंडरगारमेंट पहनने की जरा भी इच्छा नहीं थी, और न ही उसके अंडरगारमेंट पहनने की। साथ ही, उसे सिर्फ एक ढीला ढाला अंगरखा पहनने में असहजता महसूस हुई। वह फिर से अपने चम्मच से खेलने लगी, उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इससे वह सिर्फ निराशा में घूरता रहा। क्या तुम सारी रात सूप को हिलाते रहोगे? खाओ, तुमने रोटी को छुआ तक नहीं है। उसने जल्दी से सूप के कुछ चम्मच अपने मुंह में ठूंस लिए। लेकिन उसे चिड़िया की तरह खाने की आदत थी, और उसके पेट में अभी भी हल्की बेचैनी थी। उसे यकीन नहीं था कि वह मोटी रोटी खा पाएगी। उसने सूप के कुछ घूंट लिए और फिर अपना कटोरा नीचे रख दिया। तुमने तो इसका आधा भी नहीं पूरा किया। मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। बहुत ज्यादा मत चूजी बनो। जब तक हम मेरे एस्टेट तक नहीं पहुंच जाते, तब तक तुम्हें कुछ भी ज्यादा नहीं मिलेगा। खाओ, भले ही स्वाद तुम्हें पसंद ना आए। वरना तुम यात्रा कैसे कर पाओगे? उसने उसे ऐसे डांटा जैसे वह कोई बदतमीज बच्ची हो, जिससे वह शर्म से लाल हो गई। क्या आप पूरी यात्रा के दौरान भूखे रहकर और बेहोश होकर हम सबको परेशान करने की योजना बना रहे हैं? मैं खाऊंगा। उसने कुछ और चम्मच अपने गले में डाले, लेकिन जब उसका पेट खराब हो गया तो उसे रुकना पड़ा। उसे इतनी जल्दी चम्मच नीचे करते देख रिफ्तान की भौहें तन गईं, लेकिन उसने आगे जोर नहीं दिया। उसने आह भरते हुए ट्रे उससे ले ली। मैं पहले ही बता सकता हूं कि इस कुलीन महिला की भूख मिटाने में बहुत सिरदर्द होने वाला है। वह जीभ चटकाते हुए मुड़ा। उसने खुद को छोटा दिखाने के लिए अपने कंधे झुका लिए। उसका मूड हवा की तरह बदल गया। उसने दयापूर्वक उसके लिए रात का खाना लाया था, लेकिन फिर से गुस्से में आ गया, और वह कभी भी उनके साथ जल्दी से तालमेल नहीं बिठा पाए। एक के बाद एक बुरे विचार आने लगे। क्या मैं उसके लिए इतनी बड़ी परेशानी हूं? उसे मन ही मन पछतावा हो रहा होगा कि उसने मुझे अपने साथ क्यों बुलाया। मैक्सी सावधानी से चल रही थी, लेकिन वह अब अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पा रही थी। तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? क्या? रिफ्तान वहीं रुक गया। वह ट्रे हाथ में लिए दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। आपका क्या मतलब है? मुझे पता है कि तुमने मुझसे शादी नहीं की क्योंकि तुम ऐसा चाहते थे। इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी सांस रोक ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हकलाने की वजह से या उसके सवाल की वजह से उसका चेहरा उदास हो गया था।
वह रुक रुक कर बोलती रही। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एक दूसरे को इतना भी नहीं जानते कि हम पति और पत्नी कहला सकें। तुम्हारे जैसे पति को मुझे लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास कोई भी पत्नी हो सकती है। अपना मुंह बंद करें। रिफ्तान उसके बिस्तर पर वापस लौटी और ट्रे को नीचे पटक दिया, तथा उसे घूरने लगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते, तो कह दो। नहीं, ये वह नहीं है जो मैं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मेरा महल क्रोइसो महल जितना बड़ा नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी जैसी दुबली पतली औरत के रहने के लिए काफी है। अगर तुम्हें सोना चाहिए तो मेरे पास सोना है, लानत है। तुम विलासिता में रहना जारी रखोगी, इसलिए तुम्हारी बकवास बंद करो। वह डरी हुई कछुए की तरह पीछे हट गई। उसे क्यों लगा कि विलासिता ही उसकी सबसे बड़ी चिंता है। अपने हाथों से घबराहट में इशारा करते हुए उसने उसे जवाब देने की कोशिश की। ये वह नहीं है जिसके बारे में मैं चिंतित हूँ। मैं बस सोच रहा था कि तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो। तुम मेरी पत्नी हो। हमारी शादी को चर्च ने मान्यता दी है। मुझे तुम्हें घर ले जाने के लिए किसी कारण की क्या जरूरत है। तुम ही तो हो जो शादी के बाद भी अपने पिता के महल में रही। यदि आप तलाक चाहते हैं। क्या? उसने उसके कंधों को जोर से पकड़ लिया। उसकी क्रोध भरी आवाज सुनकर मैक्सी सुन्न हो गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह फुफकारते हुए सांप के सामने चूहा हो। शायद इस बार वह सचमुच उस पर वार करेगा। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को उस वार के लिए तैयार कर लिया जो कभी नहीं हुआ। मैक्सी ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि काली पुतलियां ठंडे गुस्से से चमक रही थीं। उसके कंधों पर रखे हाथ ऐसे कांप रहे थे मानो वे अपने गुस्से को मुश्किल से रोक पा रहे हों। तलाक? क्या तुम कह रहे हो कि तुम तलाक चाहते हो? नहीं नहीं, ये वह नहीं है जो मैं। तो फिर क्या है? क्या कोई और आदमी है? रिफ्तान के शब्दों को समझ पाने में असमर्थ मैक्सी सिर्फ उसकी जलती आंखों को डर से देख पा रही थी। वह उसके करीब आ गया और भीगे हुए दांतों से शब्द उगल रहा था। जब मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी, तब क्या तुम किसी दूसरे आदमी के साथ थी? नहीं। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, लेकिन उसका चेहरा अभी भी संदेह से विकृत था। तो फिर तुमने तलाक की बात क्यों उठाई? सब ने कहा कि जब तुम वापस आओगे तो मुझे तलाक दे दोगे और राजकुमारी से शादी करोगे, तो। राजकुमारी? उसने तेजी से पूछा, अंततः उसके चेहरे पर समझ उभरी। मैक्सी ने आंसू रोकते हुए सिर हिलाया। उसने पलकें झपकाईं और फिर गालियां बकने लगा, अपने बालों में हाथ फिराया। दुर्भाग्यपूर्ण मूर्ख, अपनी बेकार जीभ हिलाते हुए। फिर उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, कंबल समेत, और बिस्तर पर बैठ गया। मैक्सी की लड़खड़ाती टांगों को अनदेखा करते हुए उसने उसे अपने घुटनों पर बिठाया और अपने हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। उसने महसूस किया कि उसकी जीभ उसकी आंखों के कोनों में बह रहे आंसुओं को चाट रही थी। उसकी गर्म सांसें उसके गालों और होठों को गुदगुदा रही थीं, जिससे उसका ध्यान इतना भटक गया कि वह रोना बंद कर दिया। उसने अपनी बांह उसकी कमर पर लपेटी और गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता कि आपने क्या मूर्खतापूर्ण अफवाहें सुनी हैं, लेकिन मैंने उस प्रस्ताव को बहुत पहले ही ठुकरा दिया था। तुमने इसे बंद कर दिया। मैक्सी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। बेशक मैंने किया। क्या आपने सोचा था कि मैं ऐसा पागलपन भरा प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगा? विक्षिप्त। दुनिया को बचाने वाले नायक से राजकुमारी का हाथ शादी के लिए जोड़ना पागलपन क्यों था? मैंने सोचा था कि राजा ने आखिरकार अपना दिमाग खो दिया है जब उसने एक विवाहित व्यक्ति को ऐसा प्रस्ताव दिया। लेकिन क्या? यह एक पवित्र व्रत है जो हमने भगवान के सामने लिया है। अगर मुझे कभी कोई कमीना आदमी मिला जो विवाह के पवित्र व्रत को तोड़ने की हिम्मत करता है, तो मैं उसे अपने हाथों से नपुंसक बना दूंगी। क्या तुम मुझे एक नीच बदमाश समझते हो? मैक्सी ने उसे अविश्वास भरी नजर से देखा। क्या वह ईमानदार था? वह अच्छी तरह जानती थी कि शूरवीरों में वफादारी को महत्व दिया जाता है, लेकिन रिफ्तान में वीरता के प्रति लगभग धार्मिक भक्ति थी। वह राजपरिवार में विवाह करने के अवसर के बजाय जबरन विवाह को कैसे चुन सकता था? वैभव, कुलीन पदवियां और अकल्पनीय रूप से बड़ा दहेज उसका हो जाता। सबसे बढ़कर, उसके बच्चे को राजगद्दी पर उत्तराधिकार का अधिकार मिलता। फिर भी, उसने इन सब बातों को पागलपन कहकर खारिज कर दिया था, क्योंकि उसकी पत्नी वह कभी नहीं चाहता था। शायद वह पागल है। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि रिफ्तान अपनी शादी को बहुत ईमानदारी से मानता है।
उसका कोई छिपा हुआ मकसद नहीं था, वह उसे अपने साथ इसलिए ले जा रहा था क्योंकि वह उसकी पत्नी थी, जैसा उसने कहा था। वह आश्चर्य से भर गई। लेकिन क्या उसे वाकई कोई पछतावा नहीं था? शायद उसे समझ नहीं आया कि उसने जो मौका हाथ से जाने दिया, वह क्या था। ये भूलकर कि उसकी परेशानी की वजह से ही उसे उससे चिपके रहना पड़ा, उसने एक और सवाल दाग दिया। क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है? राजकुमारी एग्नेस बहुत सुंदर हैं। क्या आप एग्नेस से मिले हैं? वह सिहर उठी। रिफ्तान ने कहा कि उसने राजकुमारी को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन वे इतने करीब थे कि वह उसे उसके पहले नाम से बुला सकता था, एनपी व्यक्ति में नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि वह सुंदर है? मैं उन महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो जंगली घोड़ों की तरह बेलगाम होकर घूमती हैं। शाही परिवार के बारे में इतनी खुलकर बात करते हुए मैक्सी अचंभित हो गई और उसे हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। आगे बोलने से पहले उसने अपने अंगूठे से उसकी आंखों के आसपास के आंसुओं के निशान पोंछे। उस हास्यास्पद अफवाह को भूल जाओ। महल का जीवन मुझे घुटन देता है, और मैं अपने जीवन के बाकी दिन एक घमंडी राजकुमारी की छाया में नहीं बिताना चाहता। लेकिन बहुत हो गई तुम्हारी लेकिन। क्या तुमने यह अफवाह उस शादी से बचने के लिए फैलाई थी जिससे तुम इतनी नफरत करती हो? उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक चमक उठी। वह फिर से शांत हुआ जब मैक्सी ने जोर से अपना सिर हिलाया। अच्छा, फिर कभी ऐसी बकवास बात मत करना। अगली बार मैं इतना धैर्यवान नहीं रहूंगा। मैक्सी ने आंखें घुमाईं। मरीज। वह इस समय चिल्ला रहा था। लेकिन जब उसने अपनी पीठ के निचले हिस्से पर रिफ्तन का हाथ महसूस किया तो उसके विचार रुक गए। वह जम गई। उसके हाथ धीरे धीरे नीचे आए और उसे ढंके हुए कंबल के नीचे पहुंच गए। रुको। मैक्सी ने घबराकर अपने पैर हिलाए, उसे फिर से एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक पतली अंगरखी पहनी हुई है। रिफ्तान ने अपना हाथ उसके नितंबों के नीचे डाला और उसे थोड़ा ऊपर उठाया। उसने उसके नीचे से कंबल निकाला, फिर उसे फर्श पर फेंक दिया। उसने बेतहाशा अपने पैरों पर अंगरखा खींचा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रिफ्तान ने अंगरखे के निचले हिस्से को ऊपर किया और उसके ऊंचे स्तनों को पकड़ लिया। जब उसके गर्म हाथों की खुरदरापन उसकी कोमल त्वचा पर पड़ी, तो उसने एक अजीब सी चीख निकाली, जिससे उसके शरीर में अजीब और तीव्र संवेदनाएं दौड़ गईं। वह रुको। क्या यह आपका पसंदीदा शब्द है? या आप अपने पति का नाम भूल गई हैं? रिफ्तन, जो अपनी नाक उसकी गर्दन में दबा रहा था, ने नाराजगी से अपना सिर उठाया। मैक्सी ने उल्लू की तरह पलकें झपकाईं। फिर उसकी पलकें कांप उठीं और उसके होंठों ने उसके होंठों को जोर से थपथपाया, मानो उसे डांट रहा हो। लेकिन उसके होंठ आश्चर्यजनक रूप से गर्म और मुलायम थे, और एक पल के लिए मैक्सी को संदेह हुआ कि क्या वे ठंडे, कठोर शब्द उन्हीं होंठों से निकले थे। इतना चौंकिए मत। जैसा कि आपने कहा, हमारी शादी सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। आपको मुझे स्वीकार करना सीखना होगा। उसने अपनी गर्म, दृढ़ उंगलियों से उसके बालों को पीछे की ओर कंघी की। उसके हाव भाव की कोमलता ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसके होंठ लगातार उसके गालों, मंदिरों और कानों को टटोल रहे थे। उसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन को गुदगुदा रही थीं। उसने महसूस किया कि उसकी मांसल जांघें उसके पीछे हिल रही थीं। मैक्सी ने अनजाने में रिफ्तान के कपड़े पकड़ लिए और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानती थी कि इस प्रस्ताव का क्या मतलब है, क्योंकि वह पहले भी एक बार ऐसा अनुभव कर चुकी थी। और उसे वह दर्द याद था जो उसके बाद हुआ था। उसका शरीर अकड़ गया, जिससे रिफ्तान की सांस फूल गई। आराम करने की कोशिश करो। तुम खुद को चोट पहुंचाओगे। लेकिन ये तुम्हारा पहली बार नहीं है। रिफ्तान ने उसकी गर्दन के मुलायम मांस को कुतरना बंद कर दिया और उसकी ओर देखने लगा। क्या आप नहीं चाहते? उसने झिझकते हुए पूछा। वह जवाब में सिर्फ अपना मुंह खोल और बंद कर सकती थी। उसके पास मना करने का दिल नहीं था। उसने अपनी वैवाहिक प्रतिज्ञाओं का सम्मान करने के लिए राजकुमारी से शादी करने का मौका ठुकरा दिया था। उसे लगा कि ऐसे आदमी को अपना बिस्तर देने से मना करना सही नहीं होगा। एक लंबे विराम के बाद उसने पुष्टि में सिर हिलाया। रिफ्तान ने बिना समय बर्बाद किए अपनी जीभ उसके मुंह में गहराई तक घुसा दी और हर कोने का स्वाद चखा। उसने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, लेकिन जब उसने महसूस किया कि उसका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है, तो उसने चौंककर अपना हाथ वापस खींच लिया। नम होठों ने उसकी ठोड़ी पर हल्के हल्के चुंबन बरसाए और फिर उसकी गर्दन से होते हुए उसके कॉलरबोन पर आकर रुक गए।
नम सांस और गीली जीभ ने उसकी गर्दन के बाल खड़े कर दिए। अपने शस्त्र उठाओ। एक कठोर हरकत के साथ, उसने आज्ञा का पालन किया। जैसे ही उसके कठोर हथेलियों ने कमर से लेकर बगलों तक उसे सहलाया और उसके सिर के ऊपर से अंगरखा खींचा, उसने अपनी छाती छिपाने के लिए खुद को गले लगा लिया। उसने उसे पीछे से गले लगाया और उसके कंधे पर एक चुंबन दिया। मैं जितना संभव हो सकेगा, उतना नम्र रहूंगा। मैक्सी ने कांपती पलकों से उसे देखा। उसकी आंखें लालच से उसके शरीर को पी रही थीं। उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए, उसने लाल रंग की लैंप की रोशनी में अपने शरीर को देखा। गोल स्तन और सपाट कमर, पीली जांघों की एक जोड़ी, और उनके बीच का कोमल क्षेत्र। उसने अपने नंगे शरीर को देखकर शर्म से अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन उसकी आंखें बंद करने से उसकी उंगलियों द्वारा उसके निप्पलों को सहलाने की अनुभूति और बढ़ गई। उसके कॉलरबोन को कुतरने के बाद, उसने अचानक भूख से उसके स्तनों को अपने मुंह में ले लिया और चूसना शुरू कर दिया। मैक्सी ने हौंफते हुए कहा। उसने महसूस किया कि उसने अपने होठों से उसकी त्वचा को गीला किया और फिर अपनी गर्म जीभ से उसका स्वाद लिया। दांतों ने उसके शरीर को कुतर दिया, लेकिन दर्द होने से बस कुछ ही समय पहले रुका। गर्दन से कान तक एक झुनझुनी सी दौड़ गई। अरे, वह रुको। रिफ्तान। उसने उसे जोर से चूसा मानो उसे सजा दे रहा हो। मैक्सी ने हल्की चीख निकाली। अपने हाथों से क्या करे यह न जानते हुए उसने उसके कपड़े फाड़ दिए। उसने उसके हाथ ढीले कर दिए और उसकी बाहें अपनी गर्दन के इर्द गिर्द लपेट लीं। उसकी गर्म त्वचा के स्पर्श और उसकी गर्दन पर उसके चिकने बालों की गुदगुदी से उसके अंदरूनी अंग झंझना उठे। मेरा नाम बोलो, रिफ्तान। ओह, ये कहना। उसका आदेश दृढ़ लेकिन सौम्य था। अंत में, उसने कांपती आवाज में उसका नाम पुकारा। आर रिफ्टन। उसके कंधों में सिहरन दौड़ गई। उसने उसे जंगली चुंबनों से भर देने से पहले कर्कश स्वर में कुछ अस्पष्ट कहा। उसकी मांसल भुजाएं उसकी कमर के चारों ओर इतनी मजबूती से कस गईं कि उसे लगा कि वह दो टुकड़ों में टूट जाएगी। एक ऐसा जुनून जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, उस पर हावी हो गया। वह उसकी गर्दन से लिपट गई, हाँफने लगी। उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर वह हंसने लगा। बस इतना ही। मुझे कसकर पकड़ो। पहली बार, उसने उसे मुस्कुराते हुए देखा। उसने उसके सिर के पीछे हाथ रखकर उसे चूमना शुरू कर दिया। अपने दूसरे हाथ से, उसने उसकी नाभि पर घेरे बनाए और फिर उसे उसके पैरों के बीच धकेल दिया। उसने अपनी जांघों को एक साथ दबाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, उसका हाथ पहले ही अपनी जगह पर आ चुका था। उसने अपनी उंगलियां सावधानी से हिलाईं। पेट में झुनझुनी महसूस करते हुए, वह झटके से उठ बैठी। आप खूबसूरत हैं। रिफ्तान ने खुशी से फुसफुसाते हुए उसके लाल गालों की प्रशंसा की। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से बदल गया। उसकी तीखी आंखें नर्म हो गईं, और उसके कठोर होंठों के कोनों में एक बचकानी मुस्कान आ गई। उसके सुडौल होंठ उसके होंठों को ढंक रहे थे, उसकी उंगलियां उसे कोमलता से छू रही थीं जैसे कोई कवि अपनी वीणा बजा रहा हो। मैक्सी के कान उसके शरीर से आ रही गीली आवाजों से लाल हो गए। उसके अंदर अजीब सी सनसनी फैलने लगी, जिससे वह कांपने लगी और उसके पैर की उंगलियां मुड़ने लगीं। उसने सहज रूप से उसके स्पर्श से बचने की कोशिश की, लेकिन रिफ्तन ने और भी जोर से उसका पीछा किया। उसके पेट के निचले हिस्से से लेकर सिर के ऊपर तक बिजली की एक चमक सी दौड़ गई। मैक्सी ने रिफ्तान के कंधों को कसकर पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि उसकी मोटी छाती हंसी से गड़गड़ा रही थी। क्या यहाँ अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वह अचानक डर गई। उसकी लाली उसकी छाती तक फैल गई थी, और वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके मुंह से निकल रही अजीब आवाज उसकी अपनी थी। अपने अंगों को पिघलता हुआ महसूस करते हुए, उसने अपने चेहरे को उसके कंधे में दबा लिया ताकि उसके मुंह से निकलने वाली कराहें दबा सकें। उस सबसे अंतरंग अंग पर उसका अटूट ध्यान उसके भीतर एक ऐसी गर्मी पैदा कर रहा था जो असहनीय होने की हद तक जल रही थी। मैक्सी कराहने और हौंफने लगी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का हिस्सा वाष्पित हो जाएगा। सर रुको। ये सब ठीक है। बस अपने आप को इसे महसूस करने दो। उसने उसकी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना यातनापूर्ण दुलार जारी रखा। मुझे क्या महसूस करना चाहिए? मैक्सी के होंठ कांपने लगे। उसके हाथ तेजी से चलने लगे। नीचे कुछ बुलबुला फूटने से पहले ऊपर आया, जिससे उसके शरीर में कंपन होने लगा। वह चीखी, छूटने के लिए छटपटाई। उसने उसे अपने करीब खींचा। मैक्सी ने असहाय होकर कांपते हुए अपना माथा रिफ्तान की गर्दन पर रगड़ा।
उसका शरीर ऐंठ गया और उसके पैर कांपने लगे। वह उसकी तेज धड़कनों की आवाज महसूस कर सकती थी। प्यास से मर रहे आदमी की तरह वह अनियमित घूंटों के साथ हवा पी रहा था। जब मैं उस नरक में फंसा हुआ था तो मैं बस यही सोच सकता था। तुम्हारे शरीर का स्पर्श, तुम मेरी बाहों में पिघल रही हो। मैं ये सब कब से चाहता था। उसने भूख से उसके होंठों को चूसा और फिर उसके संवेदनशील हिस्से को उत्तेजित करने लगा। वह कराह उठी और अपना सिर हिलाया। भारी संवेदनाओं की बाढ़ से कोई बच नहीं सकता था। उसकी जीभ उसके कान के चारों ओर एक नम रास्ता बना रही थी, उसकी उंगलियां उसके गीले प्रवेश द्वार में धंस रही थीं। जैसे ही उसकी उंगलियां उसके शरीर पर अतिक्रमण कर रही थीं, उसे अपनी सबसे नाजुक मांसपेशियों में सिकुड़न महसूस हो रही थी। रिफ्तान ने उसके कान में एक धीमी सी आवाज निकाली। क्या तुम्हें पता है कि तुम नीचे से कितने नर्म और गर्म हो? वह अपने आप में बड़बड़ाने लगा। मैक्सी ने महसूस किया कि उसकी उंगलियां अंदर गहराई तक घुसने से पहले धीरे धीरे बाहर आ रही थीं। उसे हल्की घर्षण से थोड़ी असुविधा महसूस हुई, लेकिन यह उतना दर्दनाक नहीं था जितना उसे याद था। क्या उस पहली रात की उसकी यादें पूरी तरह से गलत थीं? उसने कभी भी इतनी कोमल, गर्म और तीव्र अनुभूति महसूस नहीं की थी। उसका अंगूठा मांस के उस टुकड़े पर घूमता रहा जिसे वह छेड़ रहा था, जबकि उसकी उंगलियां और भी अंदर चली गईं। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में झुनझुनी हुई। हाँफते हुए मैक्सी ने इस अजीबोगरीब अनुभूति को अपनाने की कोशिश की। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। कल ही उसने उसे एक डरावना आदमी समझा था और उसे संदेह था कि क्या वह कभी उसके साथ सहज हो पाएगी। अब वह उसकी गर्दन से चिपकी हुई थी और उसे अपने पूरे शरीर को छूने दे रही थी। उसे यह अजीब लगा लेकिन अप्रिय नहीं। थोड़ा ढीला हो जाओ, ये दर्द देता है। आराम करो। तुम्हें आराम करना होगा ताकि जब मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करूं तो तुम्हें दर्द न हो। जब मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करता हूं। उसके शब्दों का झटका ज्यादा देर तक नहीं रहा। जैसे जैसे उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके अंदर चली गईं, मैक्सी का दिमाग खाली हो गया। उसके पैर हल्के से कांपने लगे। वह सांस रोककर हाँफने लगी। उसने उसके माथे, कनपटियों और पलकों पर चुंबनों की बौछार कर दी और बेकाबू जोश से फुसफुसाया। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। मुझ पर भरोसा करो और निश्चिंत रहो। उसने असमंजस में अपना सिर हिलाया। उसने धीरे से उसके सिर के पीछे हाथ फेरा और अपनी उंगलियां अंदर तक घुसा दी। उसके होठों से एक शांत कराह निकली। मैं नहीं कर सकता। पता नहीं कैसे। सांस छोड़ें। अपने शरीर को धीरे धीरे आराम दें। उसने लंबी और धीमी सांस छोड़ी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका शरीर शिथिल हो गया है। उसने उसके गालों को चूमा जैसे कि उसकी तारीफ कर रहा हो और उसकी पीठ की लंबाई को सहलाया। अब इस भाग को कसने का प्रयास करें। उसने उसे दिखाया कि उसे किस अंग को दबाना और रगड़ना चाहिए। बिना सोचे समझे उसने महसूस किया कि उसका शरीर कस गया है और उसकी उंगलियां कस रही हैं। वह फिर हंसा। तुम मुझे पागल बना रहे हो। नहीं, वह तारीफ थी। फिर से शांत हो जाओ। हाँ, बस ऐसे ही। जैसे ही उसने अपना शरीर ढीला छोड़ा, वह अंदर चला गया। जब वह बाहर निकला तो उसने फिर से उसे दबाया। आह, उसने कुछ धीमी आवाज में कहा। उसकी नसों में गर्मी दौड़ गई और उसका शरीर अपने आप सिकुड़ने और ढीला होने लगा। उसके पैर ऐंठ गए, उसकी कमर मुड़ गई और उसकी जांघें बेकाबू होकर हिलने लगीं। और फिर उसे एक और विस्फोट महसूस हुआ। उसने अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका दिया और उस प्रबल अनुभूति के गुजरने का इंतजार करने लगी। कुछ उसके पैरों से नीचे की ओर टपक रहा था। शशश, तुम बहुत अच्छी थी। रिफ्तान ने फुसफुसाते हुए उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अभी भी चरमोत्कर्ष की ऊंचाई पर सवार, मैक्सी कंबल पर लेट गई। रिफ्तान ने फुर्ती से अपने कपड़े सिर पर खींचे और बिस्तर पर चढ़ गया। ये पहली बार नहीं था जब उसने उसका नंगा शरीर देखा था। फिर भी अंधेरे में चमकते हुए उसके कामुक दृश्य ने उसके दिल को झकझोर दिया और उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि वह कितना सुंदर था। मेरे साथ ही रहो। वह उसके ऊपर लेट गया और उसे लगा कि कोई चीज उसकी जांघों के बीच से खुद को धकेल रही है। उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं। गर्मी से धड़कते हुए रिफ्तान का शरीर उसके ऊपर भारी हो गया। अजीब बात है, क्या वे वास्तव में वही कर रहे थे जो उन्होंने 3 साल पहले किया था? उसे भरने का एहसास असहज था लेकिन उतना दर्दनाक नहीं जितना उसे याद था। बस थोड़ा सा और।
रिफ्तान ने उसके सिर के पीछे हाथ फेरते हुए बड़बड़ाया। हेडबोर्ड के पास रखे लैंप की टिमटिमाहट ने उसके चेहरे पर छाया डाल दी। पसीने की एक बूंद उसके माथे से होते हुए उसके गालों से होते हुए उसकी ठुड्डी पर आकर रुक गई। मैक्सी ने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी चिकनी, सुनहरी त्वचा पर चमकते हुए मोती को छुआ, जिससे उसके शरीर में कंपन होने लगा। आह! जब उसने खुद को नीचे किया, तो मैक्सी अचानक दबाव से मुड़ गई, और उसने अपने पैरों को उसके चारों ओर जकड़ लिया। उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकली। ज्यादा कसकर मत दबाओ, मुझे खेद है। उसने गीली आंखों से उसे देखा। वे मिट्टी के ढेर की तरह एक दूसरे से चिपके हुए थे और उनके शरीर की प्रत्येक लयबद्ध हरकत के साथ वह गूंथी और फिर से ढली हुई थी। किसी दूसरे प्राणी को इतनी आत्मीयता से महसूस करना कैसे संभव था? उखड़ी हुई सांसें, तेज धड़कनें, बुखार से ग्रस्त शरीर। एक में आकार लिए हुए, उनके शरीर एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। यह इतना अच्छा है। रिफ्तान ने कराहते हुए उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसके कंधों से पसीना उसके स्तनों पर टपक रहा था। उसने उसके कठोर चेहरे की ओर देखा। वह भौहें सिकोड़कर और चेहरे पर दर्द भरे भाव के साथ अपनी कराहों को रोक रहा था। क्या ये वाकई अच्छा लग रहा था? तुम्हें सच में अच्छा लग रहा है? उसके संदेह भरे भाव को देखकर रिफ्तान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नहीं तो मैं आज बेहोश हो चुकी औरत के साथ यहाँ क्यों लेटा रहूंगा? इसके साथ ही, उसने अपनी कमर को कस लिया और अपने निचले शरीर को तत्काल आवश्यकता के अनुसार हिलाया। उसका गर्म शरीर उसके अंदर गहराई तक धंस गया, जिससे वह कराह उठी। हर बार जब वह बाहर निकलता और फिर धीरे धीरे अंदर धकेलता, तो मैक्सी का शरीर लय में प्रतिक्रिया करता जैसा कि उसने उसे सिखाया था। रिफ्तान ने हाँफते हुए, प्रत्येक हाँफने के बीच कर्कश स्वर में बड़बड़ाया। मैंने तुम्हें एक पागल जानवर की तरह ले जाने की योजना नहीं बनाई थी। मैं तुम्हें आराम करने देना चाहता था, लेकिन तुम्हारा वह अंडरगारमेंट। आह! उसका दृढ़ पेट उसके पेट से दब गया। मैक्सी की उंगलियों ने उसकी पीठ पर खरोंचें छोड़ दीं। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अब सुन नहीं पा रही थी कि वह क्या कह रहा है। उसकी हरकतें इतनी अनियमित हो गई थीं कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कब आराम करना चाहिए और खुद को कसना चाहिए। उसकी हरकतों से तालमेल बिठाने में असमर्थ, उसका शरीर ऐंठ गया। जब उसे लगा कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उसने गति पकड़ ली। मैक्सी के पैर कांपने लगे। मैक्सी! बड़े हाथों ने उसके गालों को थाम लिया। उसने तिरछी निगाह से उसकी ओर देखा। वह मुझे ऐसे क्यों बुला रहा है? उसके चेहरे पर लालसा देखकर वह भ्रमित हो गई। उस पल उसे लगा जैसे वह उसके बहुत करीब है। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे चूमने लगा। फिर उसका शरीर, जो घोड़े की तरह उछल रहा था, अकड़ गया। लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी उसे और अधिक की प्यास लग रही थी। उसे भरने वाली चीज और भी फूल गई, फिर एक नाड़ी के साथ उसने कुछ गर्म और गीला उगल दिया। आह! मैक्सी ने अपनी बाहें उसकी पसीने से भीगी पीठ पर लपेट लीं, और उसकी सांसों को धुंधला होते हुए देखा। फिर वह उसके ऊपर गिर पड़ा, उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकल रहा था। लानत है! मैं इस बार कठोर नहीं होना चाहता था। जैसे ही उसने अपनी सांस को संभालने की कोशिश की, उसने भारी पलकों से उसे देखा। उसकी गहरी आंखें, अभी भी सुलग रही थीं, अंधेरे में चमक रही थीं। उसके अंदर रहकर, उसने उसके कंधों और गर्दन पर पंखदार चुंबन दिए। चोट लगी क्या? उसे थोड़ी जलन हुई, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। उसने राहत की सांस ली और उसके माथे को चूमा, इस अंतरंग भाव ने उसके दिल को खुश कर दिया। उसने इस तरह महसूस करने की उम्मीद नहीं की थी। उसने दर्द और खालीपन, उल्लंघन की कड़वी भावना का अनुमान लगाया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्या मैं तुम्हें कुचल रहा हूं? एक क्षण, रिफ्तान ने खुद को उठाया और धीरे धीरे बाहर निकल गया। उसे लगा कि अंदर कुछ चिपचिपा पदार्थ रिस रहा है, जिससे वह पीछे हट गई और अपने पैरों को एक साथ खींच लिया। रिफ्तान ने उसे मजबूती से रोका। रिफ्टन, चुप रहो, तुम थक गए होगे, मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ। रिफ्टन ने बेसिन को अपनी ओर खींचा और गीला तौलिया निचोड़कर उसकी टांगों के बीच ले गया। उसने महसूस किया कि ठंडा तौलिया उसकी जांघों के जोड़ को धीरे से पोंछ रहा है। क्या तुम्हें यकीन है कि इससे दर्द नहीं होगा? ऐसा नहीं है। दर्द उसकी सबसे छोटी समस्या थी, वह चुकंदर की तरह लाल हो गई थी। लेकिन रिफ्तान को इस बात का एहसास नहीं था और वह बस अपने कमर को साफ करने से पहले उसकी कमर को साफ करता रहा।
उसने उसकी नज़रों से बचते हुए खुद को ढकने के लिए कंबल छीन लिया, जिससे रिफ्तान की हंसी निकल गई। तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। इसके साथ ही रिफ्तान ने खुद को उसके बगल में फेंक दिया। मैक्सी ने घबराकर अपने पैरों को आपस में भींच लिया। बिना किसी परेशानी के, रिफ्तान विशाल बिस्तर के बीच में चला गया और अभ्यास के साथ उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके चिकने शरीर के इतने करीब होने के कारण वह छटपटा उठी। रिफ्टन, यदि तुम इसी तरह छटपटाते रहे तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें अभी पर्याप्त नहीं मिला है। यह कोई खोखली धमकी नहीं थी, वह उसे अपने पेट के निचले हिस्से पर महसूस कर सकती थी। वह जम गई। रिफ्तान ने बेपरवाही से उसके सिर के नीचे हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा, फिर कंबल को उनके शरीर पर खींच लिया। उसने अपनी उंगलियां उसके बालों में डाली और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैक्सी को एहसास हुआ कि वह उसके बगल में सोना चाहता था। रिफ्टन, क्या बात क्या बात। रिफ्टन ने ऐसा व्यवहार किया मानो नग्न अवस्था में साथ सोना स्वाभाविक बात हो। मैक्सी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ देखे। उसने जो कहना चाहा था उसे निगल लिया और सिर्फ झिझकते हुए फुसफुसा कर कहा, जी गुड नाइट। वह शायद सो गया था, क्योंकि उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी मोटी गर्दन पर फड़कती हुई धड़कन को देखते हुए मैक्सी नींद में चली गई। तारांकन तारांकन तारांकन। मैक्सी की नींद खुली तो उसे लगा कि उसकी छाती पर कोई दबाव है। घुटन महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक सांवली, मांसल भुजा उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रही थी। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और देखा कि रिफ्तान गहरी नींद में सो रहा था और उसका सिर उसके बालों में दबा हुआ था। पिछली रात की यादें वापस आ गईं। वह शर्मा गई। कंबल के नीचे वे दोनों एक दूसरे से नंगे गले मिले हुए थे, उसके लंबे और मजबूत पैर उसके पैरों में लिपटे हुए थे। उसकी बाहें उसे ऐसे कसकर जकड़े हुए थी जैसे वह कोई तकिया हो। मैक्सी ने कभी इतना भावुक आलिंगन नहीं देखा था। उसकी अपनी माँ ने भी उसे नहीं पकड़ा था। जब उसकी आंखें बेचैनी से घूम रही थीं, तो उसे लगा कि उसे उसके जागने से पहले कुछ पहन लेना चाहिए। अगर वह जाग गया और उसे इस तरह पाया, अपना चेहरा अपने हाथों में छिपाते हुए, उसने याद किया कि कैसे वह उसकी बाहों में तड़प रही थी। वह उसका सामना कैसे कर सकती थी। वह खुद को खिड़की से बाहर फेंकना चाहती थी। एक सभ्य महिला कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करती जैसा उसने किया। यहाँ तक कि उसकी नज़ ने भी उसे उपदेश दिया था कि एक पत्नी का वैवाहिक कर्तव्य है कि वह अपने पति की इच्छा के आगे झुकते समय लाश की तरह स्थिर रहे। उसे शर्म की गर्मी अपने गालों पर फैलती हुई महसूस हुई। लाश की तरह होने के बजाय, वह तड़प उठी और कराह उठी। क्या वह उसे एक बदचलन औरत नहीं समझेगा? वह बेचैन हो उठी। वह उसे इस तरह नहीं देख सकती थी। सावधानी से खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने के बाद, उसने बिस्तर के नीचे खोज की। एक सभ्य महिला की तरह कपड़े पहनना संभव नहीं था, लेकिन कम से कम उसे अपनी नग्नता को तो ढकना था। उसने कमरे के कोने में फर्श पर कपड़ों का एक गुच्छा देखा। उसने उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे उसकी पहुंच से बाहर थे। कमरे में नंगी होकर घूमने की हिम्मत न होने पर, वह बिस्तर के किनारे पर हाथ फैलाकर झुक गई। लेकिन आगे बढ़ने के बजाय, उसे पीछे खींच लिया गया। आप क्या कर रहे हो? मैक्सी हैरान होकर उसकी ओर मुड़ी। उसे लगा था कि वह सो रहा है, लेकिन वह आधी खुली आंखों से उसे देख रहा था। जब उसने छूटने की कोशिश की, तो उसका हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपट गया और फुर्ती से उसे अपनी ओर खींच लिया, उसे अपने नीचे दबा लिया। रिफ्टन, ये सुबह है। हाँ, सुबह हो गई है। मैं तुम्हारी आंखें खुलने का इंतजार कर रहा था। बोलते समय उसने अपने होंठ उसकी पलकों पर दबा दिए, जिससे वह गुदगुदी के एहसास से चौंक गई। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई, जब उसने उसके चेहरे और कानों पर हल्के हल्के चुंबन बरसाए, फिर उसकी गर्दन की ओर बढ़ा, तितली के पंखों की फड़फड़ाहट के साथ उसे गुदगुदी की। घबराकर उसने उसका चेहरा दूर धकेल दिया। कृपया मत करो, मुझे कुछ लगाने दो। क्या तुम्हें पता है कि मुझे पूरी रात खुद को कितना संयमित रखना पड़ा? उसने उसका हाथ अपने होठों के पास लाया और उसकी उंगली अपने मुंह में डाल ली। जैसे ही उसकी जीभ ने उसकी उंगली का स्वाद लिया, वह अपने कानों की नोक तक शर्मा गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके हाथ इतने संवेदनशील हो सकते हैं। अगर तुम्हें पता होता कि हर बार जब तुम शर्माती हो तो मुझे कैसा लगता है, रिफ्तान ने खुद से कहा और उसकी उंगलियों के सिरे चबाने लगा, तुम फिर कभी शर्माओगी नहीं। शर्मिंदगी बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने अपने हाथ कंबल के नीचे छिपा लिए।
रिफ्तान की भौहें तन गईं, फिर उसने कंबल छीन लिया। मैक्सी चीखी और फिर एक गेंद की तरह सिकुड़ गई। तुम छिपने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सूर्य उदय हो गया है। ये बहुत उज्ज्वल है। मुझे तुम्हें देखने का और भी अधिक कारण है। मैं दिन के उजाले में तुम्हारी प्रशंसा करना चाहता हूँ। उसने उसके मुड़े हुए पैरों को खींचा। वह इतनी शर्मिंदा थी कि उसके आंसू निकल आए। यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह दिन के उजाले में बिस्तर पर एक आदमी के साथ उलझी हुई थी, जबकि कल ही वह अपने पिता के महल में डर के मारे कांप रही थी। उसका हाथ उसके कंधों और स्तनों पर घूमता रहा और फिर उसकी कमर से होते हुए उसकी जांघों के बीच जाकर रुक गया। उसकी उंगलियां आसानी से उसके अंदर चली गईं, जहां वह पिछली रात से अभी भी गीली थी। मैक्सी, कल रात कैसी रही? इतनी बुरी तो नहीं थी, है न? आर रिफ्टन, तुम्हें अच्छा लगा, है न? वह शर्म से मर जाती, इससे पहले कि वह उसे जवाब देती। उसकी उंगलियां उस सबसे अंतरंग जगह पर कुशलता से चलने लगीं। मेरे लिए, ये स्वर्ग था। क्या तुम जानते हो कि 3 साल पहले तुम्हें छोड़ना मेरे लिए कितना मुश्किल था? मैं ड्रैगन अभियान को खत्म करके तुम्हारे साथ रहना चाहता था। तुम्हारे बिस्तर से उठना मेरे लिए पीड़ादायक था, हालांकि मुझे पता है कि तुम चाहते थे कि मैं गायब हो जाऊं। मैक्सी की आंखें आश्चर्य से घूम गईं, अपनी नग्नता की शर्म भूल गई। उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान उभरी, और उसने अपने दांतों से उसकी कॉलरबोन के नीचे के कोमल स्थान को छू लिया। मैं अब भी वैसा ही महसूस करता हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाता। उसके दांतों ने उसे हल्के से काटा, उसकी उंगलियां और अंदर घुस गईं। उसने अपने पैरों को उसकी बाहों के इर्द गिर्द कस लिया, जिससे उसके मुंह से एक संतुष्ट कराह निकली। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे जैसे आदमी की पत्नी हो। मैक्सी को यकीन था कि वह उनकी शादी में अपर्याप्त आधी थी। जैसा कि उसके पिता ने कहा था, शादी उसके लिए एक आशीर्वाद थी, जो उसके लायक नहीं थी। फिर, रिफ्तान ने उसे बदकिस्मत क्यों समझा? लेकिन उसके विचार जल्द ही धुंधले हो गए, उसके भीतर जलती हुई गर्मी ने उन्हें ग्रहण कर लिया। मैक्सी ने हौंफते हुए अपनी उंगलियों को दबाया जो उसके अंदर जोर जोर से हिलने लगी थीं। जब उसकी बुखार भरी निगाहें उसके शरीर को सिर से लेकर पैर तक देख रही थीं, तो वह अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। उसकी उंगलियां पीछे हट गईं और तुरंत ही उसकी लंबाई के गहरे धक्के ने उनकी जगह ले ली। आह! उसने एक क्रूर गुर्राहट के साथ उसके कान को काटते हुए कहा, तुम मेरी जान ले लोगी, लानत है। वह उसके लोहे जैसे सख्त कंधों को कसकर पकड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी शिकारी कुत्ते ने उसे पकड़ लिया हो। उसकी पकड़ उसकी जांघों में धंस गई, जिससे वह दर्द के कगार पर पहुंच गई। फिर वह स्थिर रूप से आगे बढ़ने लगा। तकिया उसकी कराहें सोख रहा था, जब वह एक धीमी बहती धारा की तरह सहज, कोमल लय के साथ आगे बढ़ रहा था, फिर अपनी संयमता को त्याग कर उसके ऊपर बेतहाशा आगे बढ़ रहा था। आखिरकार, वह चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और ढेर की तरह उसके ऊपर गिर पड़ा। वह सांस के लिए हौंफने लगी, उसके माथे पर उसकी गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। मैं ऐसा कई दिनों तक कर सकता हूँ। तुम भारी हो। वह अपनी शक्तिशाली काया से उसे कई दिनों तक बिस्तर पर दबाए रखने में पूरी तरह सक्षम लग रहा था। उसका त्रस्त चेहरा देखकर, उसने खेल खेल में उसके कान काट लिए। यहाँ भी आपका स्वाद बहुत अच्छा है। उसके लाल हो चुके कान के निचले हिस्से को कुतरने के बाद उसने अपनी जीभ उसके कान में घुसा दी। उसकी गीली जीभ के स्पर्श से वह कांप उठी। आर रिफ्टन, मुझे ये बहुत पसंद है। अगर वह शापित छिपकली न होती, तो मैं हर दिन और हर रात तुम्हारे साथ सोती। अब तक हमारे अपने बच्चे हो गए होते। न अब और नहीं, रुको। आह! उसके विरोध को अनदेखा करते हुए, रिफ्तान ने उसके कान को छेड़ते हुए अपने पसीने से लथपथ शरीर को उसके शरीर से रगड़ना जारी रखा। अंतहीन वैवाहिक कर्तव्यों से थकी हुई, मैक्सी ये देखकर चौंक गई कि रिफ्तान फिर से उसके पैरों के बीच में आ गया है। मैक्सी लगभग रो पड़ी। वह सोच रही थी कि क्या उसे बेहोश होने की कोशिश करनी चाहिए, तभी अचानक किसी के जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर वह रुक गई।